करता हूँ तो वो म्यूजिक पे डिस्कशन कर रहे थे कैसे मूव करना। मैंने कहा मैं तो ऐसे कर दूंगा। शादियों में खूब नाचे इसका मैं बहुत कि एनिमल पार्क कब आ रहा है। और मैं किसी होप में नहीं बैठा हूँ। अगर आया बना तो मैं खुशी खुशी करूंगा और आप सबको एंटरटेन करूंगा। तो मेरे को क्यों लग रहा है कि आप उसके पहले कैरेक्टर हो, क्योंकि रनवे पर केवल आप ही बचे थे। हाँ बॉबी देओल की साइड के, हाँ। बाकी सब खिसक लिए थे। हाँ अब पता नहीं ये तो उस टाइम में मुझे नहीं समझ आया जब ये कर रहा था। तो अब आप फेमस हो गए। ये आदमी नहीं है ये फेमस होने के लिए। तो 2001 में आपने एक्टर बनने का इसलिए सोचा क्योंकि आपको लगा पैसे अच्छे मिलते हैं। राइट। अब हम 2023 में बैठे, एनिमल में भी आप आ गए, फिल्म ने 700-800 करोड़ कमा लिए, 1000 की तरफ जा रही है, शायद 2000 करोड़ पहुंच जाएगी। राइट। आपको मिल रहा है उतना पैसा जितना 2001 में सोचा था? पैसे तो मिल रहा है अब काफी। अभी तो थोड़ा कमाने लगा हूँ। मैंने बहुत सारे एक्टर्स को सिखाया। मैंने काफी सारे लोगों के साथ बहुत काम किया, जैसे वरुण के साथ, अर्जुन के साथ, फ्रीडा पिंटो के साथ, जैकलिन के साथ, रिचा चड्डा के साथ, हर्षवर्धन राणे, राणा दग्गुपति, दुलकर सलमान। जब मैंने अपना स्कूल खोला तो तृप्ति डिमरी वो उसमें थी, राघव जुयाल, शहनाज गिल। अब तो पूरा इंस्टा भरा होगा आपको इसी से। दिन भर में कितने टैग आते होंगे आपको इसमें? बहुत आते हैं, बहुत। करीना कपूर के हस्बैंड एंजॉय तो करेंगे। वो मेरे लिए काफी डिफिकल्ट था वो कैरेक्टर करना। हो सकता है कि ऐसा ऐसा दिखाओ, शक्ल पे दिखाओ मेरी, इंसान में ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। सेक्सुअल अब्यूज हाँ। वो हुआ था। और क्या कहते हैं, मुझे उस टाइम समझ भी नहीं आया था, मैं इतना यंग था कि मेरे को समझ ही नहीं आया। रिलेटिव्स में ही तृप्ति डिमरी इस वक्त नेशनल क्रश बन चुकी है। भाभी 2 ठीक है, उसके मतलब उसको मतलब अच्छा प्रेज मिल रहा है, बट एक वर्ग है जो क्रिटिसाइज कर रहा है क्या बना दिया, दूसरा कह रहा है क्या बना दिया। दोनों कह रहे हैं क्या बना दिया, बस एक्सप्रेशन भाव अलग अलग है। सो आप चाहते हो बने? मैं तो हाँ हाँ बिल्कुल। और मैं हूँ उसमें। एक महीने में 3 प्रोजेक्ट। हड्डी was the project जो मुझको बहुत ज्यादा क्लोज है, क्योंकि उसमें मेरे को ट्रांसजेंडर प्ले करना। मुंबई मेरी जान, हड्डी, जाने जा, काला। ओके हाँ। कोई कंपटीशन होता है उनके साथ जिनको आपने सिखाया? बिकॉज 3 कैरेक्टर ऐसे हैं जो मैंने पढ़ा, तृप्ति, हमारी भाभी 2 में बड़ा जोर डाल आपको बहुत मजा आ रहा है। देखिए वो जो नेशनल क्रश है उसमें नेशनल में मैं भी एक अच्छा अच्छा। एक सवाल मेरे जहन में सीरियसली, ये एक्चुअली ये तो भी थोड़ा सा ओपनिंग था, सवाल फंसाने वाला आपका। जमल कुड्डू में गाने की लाइन याद है आपको? नहीं। सिर्फ ये कहता हूँ। आपको उसका मतलब पता है? नहीं बिल्कुल नहीं। आपको पता है गाना ओरिजिनली कहाँ से है? ये भी नहीं पता मुझे। अब जीऊंगा अपनी जिंदगी। अब दिखाऊंगा एक्टिंग। मंजिलें मिल ही जाती हैं भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से नहीं निकलते। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा, और आज जो मेरे मेहमान हैं उन पर ये लाइन सटीक बैठ, क्योंकि काफी लंबा समय उन्होंने घर से निकलने या अपने सपनों को पूरा करने में लगा दिया, और अगर शायद थोड़ी जल्दी निकल जाते तो 2 4 10 15 20 फिल्में हमें और देखने को मिल जाती। सौरभ सचदेवा जी हमारे साथ हैं, एक बार जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। अगर सौरभ जी के बारे में आपको बताना चाहूं तो एक्टर्स के वो द्रोणाचार्य हैं। बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जो आज के समय में सक्सेसफुल हैं, उनको उन्होंने एक्टिंग सिखाई है, लेकिन अब वो एक्टर बनकर भी निकले। और अगर आप एनिमल देखकर आए हैं तो लॉर्ड बॉबी के भाई नजर आते हैं, वो जो सॉन्ग पर आप डांस करते हैं। कोशिश करेंगे कि थोड़े बहुत स्टेप्स करवा ले अगर वो तैयार होंगे। अगर आपने जाने जान देखी है तो करीना कपूर के हस्बैंड के तौर पर नजर आते हैं। और अगर आपको उनकी एक्टिंग की रेंज देखनी है तो आपको बंबई मेरी जान जो है वो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि उसमें हाजी सुल्तान का जो रोल है वो यकीनन आपका दिल जीत लेता। लेकिन मेरा पहला सवाल सर आपसे यही है, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। हाँ बिल्कुल। देर मतलब मेरे को देर नहीं लगती है, पर लोगों को काफी देर लगती है। लोग पूछते हैं मेरे से कि बड़ी देर कर दी, पर मेरे को लगता है मैंने तो अभी शुरू किया था 2001 में, और मुझे तो इतना मजा आया इस जर्नी में। मेरा कोई स्ट्रगल नहीं है। कुछ लोग कई बार ये भी मेरे से सवाल पूछा जाता है कि आपने बड़ी स्ट्रगल करी। मैंने कहा कोई स्ट्रगल नहीं करी मैंने।
मैं बहुत मस्ती से मज़े से काम कर रहा था रोज़। रोज़ स्टूडियो जाता था, रोज़ काम करता था, रोज़ एन्जॉय करता था। 12 घंटे, 13 घंटे, 15 घंटे काम करता था और बाहर निकलने में मतलब कैमरे के सामने आने में देर कर दी। वो जैसे कि अभी आपको पता ही है कि क्यों वो मेरी आई वाज़ नॉट करेजियस। समझ नहीं आता था कि ऐसे बैठ के कैसे बात करूँगा। आप कैसे क्वेश्चन पूछेंगे आप जैसे लोग और मैं कैसे आंसर दूँगा और लोग मेरे को कैसे पसंद करेंगे कि नहीं पसंद करेंगे। तो वो सारे सवाल चलते थे और करेज नहीं था, सेल्फ एस्टीम लो था मेरे को लगता इसीलिए मैंने कहा मंजिलें मिल ही जाती हैं भटकते-भटकते गुमराह वो जो घर से नहीं है। हाँ, तो घर से निकलना बड़ा स्टेप होता है बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, मैं तो कहता हूँ और बहुत एक बार आप निकलते हैं तो सपने पूरे हो जाते हैं। हाँ, मतलब पहले जब मैं निकला था तो 2001 में निकला जब मैंने माँ-बाप को बोला कि मैं तो एक्टिंग ही करूँगा। मैं कोई भी और फ़ील्ड जिसमें मेरे को अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका मिलता, मैं वो कर लेता। ज़रूरी नहीं था वो एक्टिंग। अगर मुझे कोई अच्छा कोई टीचर मिल जाता जो मेरे को डांस करवाता तो मैं वो करता। पेंटिंग करवाता तो वो करने लगता शायद मैं। क्योंकि प्रॉब्लम मेरे को कब मेरा एक्टिंग के लिए रुझान कभी भी नहीं था। पर मेरा ये शायद जब मैं बैरी सर के पास पहुँचा तो एक बहुत ही कमाल ओपनिंग हुई, वो ये थी कि जो मैं इतने सालों तक अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया हूँ स्कूल में। आई एम डिस्लेक्सिक तो मेरे को वो एक्सप्रेशन मुश्किल था मेरे लिए और मेरे को वो जो एक्सप्रेशन मिला, वो किसी और आर्ट से भी मिलता, कहीं और से भी मिलता। मैं शायद वही कर रहा होता। आपकी कहानी सुन के मुझे हर उस मिडिल क्लास लड़के की कहानी याद आती है जो ये सोचता है कि यार जो करूँगा अच्छा कर लूँगा मैं। हाँ। क्या करूँगा ये पता नहीं है लाइफ में क्या क्लैरिटी नहीं है। बट इतना पता है कि मुझ में टैलेंट है, जो भी होगा ठेला भी लगाऊँगा तो वो नंबर 1 जाएगा। हाँ, मुझे ये भी नहीं पता क्योंकि मैंने बिज़नेस शुरू किया था पर वो चला नहीं। किस चीज़ का? एक्सपोर्ट हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट का। ओके। ज्वेलरी, फीमेल ज्वेलरी और फ्रेम्स और वास्क और कैंडल स्टैंड ऐसी चीज़ें एक्सपोर्ट करने की कोशिश करी। बहुत मेहनत करी उस पे, सहारनपुर जाके मुरादाबाद जाके रॉट आयरन की सामान लेकर आना, मोज़ैक का सामान इकट्ठा करना, बीड्स का सामान इकट्ठा करना। सो वो सब चीज़ें करी पर वो चला नहीं और जैसे ही मैं एक्टिंग में आया, जैसे ही मैं बैरी सर के पास बाय चांस लैंड हुआ, वो भी उनके पास मेरे को पता नहीं था बैरी सर कौन है। मुझे नहीं पता था कि वो शाहरुख खान को सिखाया या किसी को सिखाया। मेरे को मेरे एक किसी और जान-पहचान वाले ने बोला कि अगर तेरे को एक्टिंग करनी है तो उन्हीं के पास जा। तो मैं उनके और ये पास इसी नोएडा की कहानी है, हाँ, नोएडा में और 2001। 2001 और मैं उनको ढूँढता हुआ यहाँ पहुँच गया, पर मैं श्योर नहीं था कि मैं उनके पास जॉइन करूँगा। फिर उन्होंने जो मेरे जान-पहचान के थे, उन्होंने बोला कि उन्हीं के पास करना है और जब मैं वहाँ बैरी सर के पास आया तो मेरे ख्याल से 5 चौथे या 5वें दिन में ही मुझे कुछ ऐसा फ़ील हुआ कि दिस इज़ द प्लेस वेयर आई वांट टू बी। अ, कहाँ तक जाएगी ये बात ये नहीं पता थी, पर ये पता था कि यहाँ पे रहना है क्योंकि ये जगह जो है ना, यहाँ पर मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ। क्योंकि शब्दों की हमेशा कमी थी, लैंग्वेज में स्ट्रेंथ नहीं थी डिस्लेक्सिया की वजह से, पर फिज़िकल एक्सप्रेशन जो था, वो बहुत मिल रहा था। मास वर्क, बॉडी वर्क ऐसी चीज़ें बहुत इंटरेस्ट करने लगी। डांस ड्रामा ऐसी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्ट करने लगी और अपने आप को अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने लगा। और बैरी सर का मेथड भी ये था कि एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ, फाइंडिंग योरसेल्फ एंड एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ। तो वो मुझे मेरे लिए बहुत काम किया और फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैं मतलब पेरेंट्स मेरे को बोलते रहे, "छोड़ दे, ये सब मत कर।" नहीं तो आप एक्टिंग में आप जब सिखाने आए और फिर आप एक्टर बनने की तरफ जा रहे थे, तो कई बार लोग कहते हैं यार जो कोई कुछ नहीं बनता वो एक्टर बन जाता है। मीडिया हाँ, वालों पर भी आरोप लगते हैं हाँ, हाँ, कि जो कोई कुछ नहीं कर पाता वो पत्रकार बन जाता है। हाँ, ऐसे ही एक्टर्स पर भी आरोप लगते हैं कि कुछ नहीं हुआ तो एक्टिंग कर लेंगे और शौकिया तौर पर अक्सर लोग चले जाते हैं कि रंगमंच की दुनिया है, लाइमलाइट अच्छी है, थोड़ा-सा कलर दिखता है अच्छा, नाम हो जाता है, पैसा अच्छा मिलता है और क्या चाहिए? बात करने के पैसे मिल रहे हैं। आपके साथ क्या वो था? शुरू में मेरे को भी ऐसे लगा था मैं जल्दी से रईस हो जाऊँगा, फेमस हो जाऊँगा। यही सब चीज़ों के लिए मैं भी आया था कि भैया चलो, चलो, चलो कुछ और तो कर नहीं मैंने पाए। सुना कहीं सलमान खान को देखकर आप शायद हाँ, इंस्पायर एक थे। फ़िल्म देखा था तो मैंने कहा मेरा दोस्त फ़ैशन डिज़ाइनर था, उसने बोला कि यार तू मॉडलिंग कर। मैंने कहा अच्छा करवा दे। तो उसने 2-4 लोगों से मिलवाया, रैंप पे चलवाया तो मेरे को मैं इतना नर्वस हो गया, इतना कॉन्शियस हो गया
और गलत बाल कटवा के चला गया उस दिन, उसी दिन सुबह सुबह। तो वो जो जो कोरियोग्राफर था वो भी परेशान होने लगा कि ये क्या हो गया भाई, तेरे को मैंने सिलेक्ट किया, तूने क्या कर दिया। तो मुझे बहुत शर्म आई, बहुत ही अजीब सी। तो फिर मैंने कहा क्या करें, बड़े कैसे हों जल्दी से। तो फिर हम फिल्म देख रहे थे एक दिन, मुझे फिल्म का नाम नहीं याद, पर मेरे को ये याद है कि सलमान खान की कोई फिल्म थी, हम हॉल में देख रहे थे। तो मैंने कहा ये करा जा सकता है, एक्टिंग करते हैं, एक्टिंग करने से जल्दी से फेमस हो ये जाते इतनी खराब एक्टिंग थी या इतनी अच्छी एक्टिंग सलमान खान की? हैं। एक्टिंग खराब और सही तो उस टाइम पता ही नहीं था। पता था कि ये इंसान फेमस है, तो फेमस कैसे हुआ जाता है, बस इस पे ध्यान था। इस पे ध्यान नहीं था कि अच्छी एक्टिंग, क्योंकि उतना उतना दिमाग नहीं था मेरे पास, मतलब एक्टिंग के लिए उतनी उतनी समझ ही नहीं थी। नहीं, वैसे भाई कुछ भी करते हैं वो एक्टिंग हो जाता है। ब तो पर मुझे ये भी लगता है कि उस लेवल पे जिस ईज़ में वो इंसान करता है, वो भी बहुत मुश्किल काम है। उसके लिए भी काफ़ी मेहनत करी हुई है। अब चाहे नहीं करते, पर इनिशियली बहुत मेहनत करी हुई है, तभी वो इतना ईज़ हो चुका है। ये कुछ तो समझ है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर। तो जब मैंने वो देखा तो मुझे लगा कि ये करना है यार, ऐसे फेमस हो जाते हैं। और पहुँच गया बैरिस्टर के पास, जो बिल्कुल ऐसी एक्टिंग के खिलाफ है, जो बिल्कुल ही रॉ और रियल एक्टिंग पे काम करेंगे और अपनी पर्सनैलिटी को। और फिर वहाँ से जर्नी शुरू हुई और पहुँच गए यहाँ तक। नहीं तो 2001 में आपने एक्टर बनने का इसलिए सोचा क्योंकि आपको लगा पैसे अच्छे मिलते हैं। राइट। अब हम 2023 में बैठे हैं। हाँ, एनिमल में भी आप आ गए, फ़िल्म ने 700-800 करोड़ कमा लिए, 1000 की तरफ जा रही है, शायद 2000 करोड़ पहुँच जाएगी। राइट। आपको मिल रहा है उतना पैसा जितना 2001 में सोचा था? अ, पैसे तो मिल रहा है अब काफ़ी। अभी तो थोड़ा कमाने लगा हूँ। बट या आई एम एन्जॉयिंग माय जर्नी एंड माय पीपल, जिस तरीके से लोग मुझे एप्रिशिएट कर रहे हैं और मेरे करीना काम कपूर को। के हस्बैंड एन्जॉय तो करेंगे हाँ। आप। वो मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था, वो कैरेक्टर करना, जाने जहाँ का। क्योंकि वो मेरे वैल्यूज़ और मेरे मॉरल से बिल्कुल अलग था। ऑल्सो मैंने सुना करीना का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई रहता है। तो उनके सामने चिल्लाना, चीखना और उनको डोमिनेट करना। मेरे लिए वो प्रॉब्लम नहीं थी, मेरे लिए ये प्रॉब्लम थी कि एक फीमेल स्पेस में कैसे घुसा जाए। चाहे वो करीना होती है या कोई और भी लड़की होती है। मैं उनकी स्पेस में घुसने के लिए और इस तरीके से उनको डोमिनेट करने के लिए, ये मेरे वैल्यूज़ नहीं। तो मेरे को एज़ एन एक्टर, एज़ एन कैरेक्टर वहाँ पे पहुँचना है। वो डिफ़िकल्टी मेरे लिए पहले से ही शुरू हो गई थी जब मेरे को ये रोल मिला था। मैं काफ़ी परेशान था, मैं अपने मैनेजर को बोला कि यार ये तो कह रहा है करो ना, एक्टर हो। फिर मैंने अपनी टीम में जो लड़कियाँ थी, जो एक्टर हैं, उनके साथ ये सीन्स करने शुरू किए और मेरे को बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी। एंड देन व्हेन आई वेंट टू द सेट, तो करीना के साथ भी जब मैं काम करने लगा, तो मैंने मैंने ये डिस्कशन करी थी, क्या आर यू ओके इफ आई कम क्लोज टू यू, और मैं टच करूँ आपको? फिर यस, दैट्स व्हाट द कैरेक्टर वांट्स। और नहीं तो फिर काम नहीं होगा, फिर सीन नहीं बनेगा उतना अच्छा। तो मैंने कहा यार, तब देन आई वाज कंफर्टेबल एंड आई थॉट कि आई हैव टू डू जस्टिस टू माय कैरेक्टर। नहीं तो ये आपके साथ ऐसा ही क्यों होता है? आपको सेक्रेड गेम में लड़की ताड़ने को मिलता है। हाँ, आपको जाने-जाने करीना कपूर को हैरास करने को मिलता है हाँ, और बॉबी देओल के बगल जब वो खड़े हुए आप, तो हुँ। वहाँ बॉबी देओल वो कर रहे थे, वो आपको देखना पड़ रहा था। तो कुछ आपकी शक्ल में ऐसा ख़ास है या आपके बॉबी देओल को क्या समझ नहीं बॉबी आया? देओल के जो सीन था जहाँ पर वो फ़ोर्स करते हैं, जब वो एक न्यूज़ हाँ, आती है कि हाँ, भाई की डेथ हो गई है और आप ही उनके भाई रहते हैं, सँभालते हैं। राइट, तो वो एक तरीके से फ़ोर्स सीन है, वो सेक्स सीन दिखाया गया उसमें, हाँ, हाँ, दिखाया गया है। हाँ। तो वो आपके साथ कुछ है, डायरेक्टर को आप में कुछ ख़ास दिखता है कि आप जो नहीं करना चाहते वही आपसे हो करवाया जा रहा है सक आस-पास? हो सकता है कि ऐसा ऐसा दिखा हो, शक्ल पे दिखा हो मेरी। इंसान में ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। हाँ, हो सकता है ये सब चीज़ें दिख रही हो, बट आई डोंट नो। बॉबी के साथ तो मेरा मतलब अलग ही, वो इस टेंशन में नहीं था। आई वाज़ रियली डिवोटेड टू माय ब्रदर, दैट इज़ व्हाट द कैरेक्टर। मेरे को जब सुनाया गया तो मैंने कहा बस एक ही चीज़ दिमाग में रखियो, डिवोशन टू द ब्रदर। व्हाटएवर हैपेंस, ओनली ही शुड बी हैप्पी। बस इस चीज़ पे ध्यान रखना है और किसी चीज़ पे ध्यान नहीं रखना है। बट ये बहुत अजीब मुझे कई बार लगता है। जैसे बॉबी देओल सर की बात आपने की अभी। उनका जो कैरेक्टर है वो भी बहुत रूड था, हार्श कैरेक्टर था, एक डार्क कैरेक्टर था। जिसमें वो नाराज़ होता है, कत्ल करता कुछ करता है। बट रियल लाइफ में उनको हमने हर ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में उनको रोते हुए देखा है। वो इतने दिल के सॉफ्ट हैं। आप खुद कह रहे हैं कि आप उस कैरेक्टर से नहीं आ रहे।
तो ये चेहरे पे एक्सप्रेशंस फिर कैसे आते हैं? आई मीन अगर अंदर से इतना सॉफ्ट है, दैट्स व्हाट गुड एक्टर इज? That's yeah, that's what acting is all about. We as an actor we need to reach to that level where we can imagine these kind of thing and justify. मैं क्या करता हूँ जब मेरे को ऐसे कैरेक्टर मिलते हैं तो मैं एक या दो कोई चाइल्डहुड मेमोरीज उठाता हूँ जिसमें इस कैरेक्टर के साथ कुछ ऐसा हुआ है जो जिसकी वजह से ये कर रहा है, ये उठाता हूँ। और एक और चीज मेरे दिमाग में बहुत कमाल की रहती है, वो एक बुक है स्टोरी, रॉबर्ट मैकी की। उसमें उन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है कि कोई भी इंसान किसी भी टाइम पे अगर उसके पास दो चॉइसेस होती हैं, एक खराब चॉइस, एक अच्छी चॉइस, तो वो हमेशा अच्छी चॉइस लेता है। अगर मैं आपसे भी पूछूं आप सबसे कि आपके पास दो चॉइसेस हैं, तो आप उसमें से वो वाली चॉइस लेंगे जो आपके लिए बेहतरीन है। और अगर आपके पास दो खराब चॉइसेस हैं, तो आप उनमें से वो वाली लेंगे जो ज्यादा खराब ना हो। तो जब ये इंसान ये कर रहा है, तो इसके साथ एक और चॉइस बैठी है, जो उससे भी खराब है। तो मैं वो वाली चॉइस बनाता हूँ कैरेक्टर की, सो दैट आई कैन डू दिस फुल्ली, द कैरेक्टर कैन डू दिस। तो वो कौन-सी चॉइस है, वो हमेशा मैं सोचता हूँ, उसके बारे में सोचता हूँ, कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ? अगर मेरा कैरेक्टर अजीत जो है, वो अपनी वाइफ को लेना चाहता है, वापस लेके जाना चाहता है, तो ये अगर ये खराब चॉइस है, तो इससे खराब एक और चॉइस बैठी है। तो वो मैंने बना ली है दिमाग में, सो दैट माय आई जस्टिफाई दिस। आपने अभी एक बात कही कि आप चाइल्डहुड मेमोरीज को याद करते हो और मुझे न जाने कहाँ से वो एक इंटरव्यू शायद मैंने कहीं सुना था आपका कि चाइल्डहुड बहुत अच्छा नहीं रहा था आपका। अच्छा रहा था। कुछ शायद घटनाएँ हुई थी, ऐसा कहीं मैंने सुना अगर वो क्या सही है क्या गलत है करना है? चाइल्ड अब्यूज़ हाँ, सेक्सुअल अब्यूज़, हाँ, हाँ, वो हुआ था। और क्या कहते हैं, मुझे उस टाइम समझ भी नहीं आया था, मैं इतना यंग था कि मेरे को समझ ही नहीं आया। रिलेटिव्स में ही हाँ? रिलेटिव्स में नहीं, रिलेटिव्स नहीं थे, कोई फ्रेंड्स के दोस्त यार थे। एंड कितने और बड़े थे आप? उससे कितने बच्चे थे आप? किस उम्र में? होंगे मेरे से 4, 5, 6 साल बड़े। आपकी उम्र क्या रही होगी? मेरी उम्र रही होगी अ, 10-11 के करीब, वही। 9, नहीं, ये 10। इश्यू मैं इसलिए भी उठा रहा हूँ क्योंकि जब हम कॉलेज में थे तो हम एक एनजीओ के लिए काम करते थे और हम बच्चों को पढ़ाने आते थे। एंड देयर वी रियलाइज़ कि ये हर दूसरे-तीसरे बच्चे की घटना थी किसी के घर में ही वो चाइल्ड अब्यूज़र सेक्सुअली उन्हें या, असॉल्ट करना बचपन में या, और वो कह नहीं पाते थे और या, कुछ ने घर में भी कहा तो उनके पेरेंट्स ने चुप करा दिया कि ये एम्बैरेसिंग है, या, रिलेटिव्स हैं, या, कुछ के दोस्त बाहर, कुछ के रिलेटिव्स, कुछ के कज़िन्स, कुछ के ग्रैंडफ़ादर्स तक की कहानियाँ सुनी थी मैंने। राइट। सो आई फेल्ट कि ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और इस बारे में अगर हम बात आई करेंगे तो शायद पेरेंट्स आई फील लॉट ऑफ पीपल हैव बीन अब्यूज्ड इन देयर चाइल्डहुड। वो अपने पेरेंट्स को बोल नहीं पाते हैं, या तो क्योंकि वो डरा दिए जाते हैं द बाय द अब्यूजर, या फिर पेरेंट्स नहीं समझते हैं। मैंने कितने सारे स्टूडेंट्स के साथ काम किया है जो अब्यूज हुए हैं, लड़के और लड़कियों के साथ जो अब्यूज हुए हैं सेक्सुअली, और उन्होंने कभी अपने पेरेंट्स को बोला नहीं है। अगर बोला है तो कईयों ने माना नहीं है कि ऐसा नहीं होता है बेटा, अंकल थोड़ा ना ऐसे करते हैं, आप चाचा थोड़ा ना ऐसे करते, ताया जी ऐसे थोड़ा ना करते हैं, ऐसे फैमिली में थोड़ा कुछ करते हैं। एंड उनको समझ ही नहीं आया कि हम कैसे जाएं, कैसे अप्रोच करें। तो वी डोंट हैव दैट एजुकेशन, और हम इस चीज पे हम लोग बच्चों को भी नहीं सिखाते कि किस टाइप का टच सही है। वो बच्चों को पता है, वो बॉडी में समझ आता है। पर यू कैन कम टू अस एंड टॉक टू मी एज फादर और मदर, यू कैन टॉक टू मी, आई विल टेक केयर ऑफ इट। वो बातें नहीं होती हैं, वो सिखाया नहीं जाता है। तो मेजरली मेरे साथ ऐसा हुआ था, जब मेरे साथ हुआ था आई कुडन्ट टॉक टू माय पेरेंट्स बिकॉज़ मेरी मेरी अपनी एक कहानी बनी हुई थी कि मैं अपने सोचता था कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए है नहीं उस टाइम। ये मैंने अपनी कहानी बना ली थी क्योंकि मैं पढ़ने में अच्छा नहीं था, और वो मेरे फादर जो है बहुत प्रेशर कर रहे थे उस बात पे। मुझे लगता था कि यार मुझे प्यार नहीं करते। मैं उनके पास कभी गया ही नहीं। अभी मैंने उनसे कुछ सालों पहले शेयर करी है ये बात। तो उन्होंने बोला, मेरे को क्यों नहीं बताया तूने? हाँ, मैंने अपनी मदर से शेयर करी तो उनको बोला, मतलब तूने बताया नहीं हमारे को। पर ये लड़कियों के साथ नहीं होता है। मैं कहा लड़कों के साथ भी होता है। कह रही अच्छा, हमारे को क्यों नहीं बताया? क्योंकि मेरा ट्रस्ट नहीं हो पा रहा था उस मैंने आई लॉस्ट माय ट्रस्ट इन माय चाइल्डहुड विद माय पेरेंट्स, कि वो मेरे को पढ़ने पे इतना फोर्स कर रहे हैं, और मैं क्या कहते हैं पढ़ता सही नहीं हूँ, तो मैं शायद अच्छा बच्चा नहीं हूँ। मेरे पेरेंट्स क्या कहते हैं, दे डोंट लाइक मी, या फिर मैं अच्छा बच्चा नहीं हूँ। तो मैं उनसे शेयर नहीं करता। तो उस टाइम मैंने शेयर नहीं करी, और वो इतने टाइम तक चली कि मेरा मेरा ट्रस्ट ही नहीं था लोगों पे। अभी जब मैंने उनसे शेयर करा है कुछ साल पहले,
and I've really felt liberated. इतने सालों बाद I felt something moved. यहाँ से ऐसे टेंशन निकली है, and my relationship to my parents have gone very close now. I really look up to them and I love them. तो आप ये मानते हैं कि जिससे ये जो घटनाएं होती हैं इसका इम्पैक्ट बच्चों पर बहुत ज्यादा उम्र तक रहता है, बड़े हो जाते हैं, रह सकते आप शायद लोग समझते नहीं होंगे, हम दिखा नहीं पाते होंगे, बट डीप इनसाइड समवेयर वो रह जाता है बिल्कुल सबकॉन्शियस में रह जाता है. और उसको निकालने का एक ही तरीका है, आप बात कीजिए। बात कीजिए. Yes, the sharing is important, and sharing to the person जो बहुत close हैं, especially your parents, जिनके साथ मैंने ये शेयरिंग कितने सारे लोगों के साथ करी थी, अपने स्टूडेंट्स के साथ और बाकी सब लोग, पर मुझे कोई कोई खास फर्क नहीं पड़ता था उस बात का. मैं नम होता जा रहा था, पर जैसे ही थोड़े सालों पहले मैंने अपने पेरेंट्स के साथ करी है, हैज ओपन अ वर्ल्ड फॉर मी. मतलब मेरे को ऐसा लगता है मेरे को ज्यादा दुनिया दिखने लगी, मैं ज्यादा कनेक्ट करने लगा हूँ सडनली, बिकॉज आई कनेक्ट टू माई पेरेंट्स नाउ. आई लव माई पेरेंट्स नाउ. वो जो मेरे लिए कि मेरे पेरेंट्स हैं, चलो मेरे को संभालना है, अब वो नहीं है, अब ये मेरे पेरेंट्स हैं, तो आई लाइक देम, आई लव देम. तो वो शिफ्ट जो है वो बहुत ही कमाल हुआ है, और उस शिफ्ट की वजह से मेरा शिफ्ट लोगों के लिए भी हुआ है. मतलब मेरा लोगों के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट आ गया है. वो कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ सब जगह फैला हुआ है. एंड दैट इज मे बी दैट इज व्हाई आई हैव कम आउट एंड स्टार्टेड शोइंग माई सेल्फ टू द वर्ल्ड. मे बी दैट वाज होल्डिंग मी. शायद हाँ। हाँ, वो वाला बैकग्राउंड में था कि वो शेयरिंग के बाद वो मैं ओपन हुआ है कि द वर्ल्ड इज सो ट्रू एक्सेप्टिंग मी एंड एंड आई एम रीचिंग आउट टू देम. आई एम रीचिंग आउट टू सिटिंग हियर एंड टॉकिंग टू पीपल ऑनेस्टली. इनफैक्ट हम भी तमाम पेरेंट्स से कहेंगे कि आप भी अपने बच्चों से एक दोस्ताना बिहेवियर रखिए जहां पर कम से कम खुलकर वो बात कर सके। खासतौर पर लड़कों के साथ ही प्रॉब्लम होता है, Yeah, लड़के बात नहीं कर पाते अपने पेरेंट्स से, स्पेशली डैड से। yeah, वो एक थोड़ी सी झिझक होती है। मतलब एक कहीं मैंने वीडियो देखा था जहां पर था कि बाप का और बेटे का रिश्ता जो होता है बस में चलने वाले कंडक्टर सवारी जैसा होता है, ओह, साथ साथ चलते हैं लेकिन इंटरेक्शन जीरो होता है। वाह. सो मुझे लगता है कि वो एक थोड़ा खत्म करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, आप सोशल मीडिया चलाते हैं? कितना टाइम देते होंगे आप? इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर? मेरा आजकल ना मेरा दिमाग खराब हो गया है. has become an addiction to me. मैं बहुत कोशिश करता हूँ उसको बंद कर दूं, कोई किताब पढ़ने लगता हूँ, फिर थोड़ी देर बाद फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं ना इसलिए स्टोरीज में टैग हो रहे हैं खूब सारी। फॉलोअर्स बढ़ने से पहले ही पता नहीं क्या हो गया था कि बस आप बस ऐसे ऐसे करते जाते हैं, पता नहीं आपको क्या होता है. और फिर क्लास में जब जाता हूँ 3 घंटे 4 घंटे जब क्लास में रहता हूँ, तब मोबाइल, क्योंकि स्टूडेंट अलाउड नहीं है, मैं भी, तब बिल्कुल बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ. दैट बिकम्स एक जोन आउट हो जाता हूँ. पीसफुल मोमेंट होता है और बहुत ही कमाल मोमेंट होता है. फिर उसके बाद जैसे ही निकला, अब वो वाले वीडियोस फीड करने लगा हूँ इंस्टाग्राम पे, उनको फॉलो करने लगा हूँ जो ये बात बोल रहे हैं कि इंस्टाग्राम कैसे नहीं फॉलो किया जाए. तो और वो भी इंस्टाग्राम पे देख रहा हूँ। तो वो भी इंस्टाग्राम पे देख रहा हूँ, ताकि वो जब भी जाऊं तो वहां पे जाऊं और बंद करके रख दूं. तो दैट इज द ट्रिक आई एम ट्रिकिंग, व्हिच आई लर्न फ्रॉम वन ऑफ माय स्टूडेंट. हर्ष हर्ष ने मुझे बताया कि मैं ये करता हूँ, तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी यही करूंगा अब. नहीं, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि बीते 1 महीने से आप सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं और लगातार मेरी फीड जो है वो आपके वीडियोस से भरी पड़ी है। चाहे वो मीम्स के पेज हों, हम्म, चाहे वो लोग जो वीडियोस बनाते हैं उनके पेज हों या आपका वो जमल कुल, हाँ, जिसमें आप क्लीन शेव होकर आए हैं। हाँ, हाँ. और लड़के क्लीन शेव होकर आते हैं तो छिले भिड़ने लगते हैं। और आप जैसे लग रहे हैं क्या? हमने दाढ़ी कभी रखी नहीं। अच्छा, रखी नहीं. जो दाढ़ी रखकर हटाते हैं, तो रख के देखो, फिर पता लगेगा क्या हाँ। बनता है. तो उसमें जो सबसे ज्यादा वायरल चीज हो रही है वो हो रही है आपके एक्टिंग कोच की बात। जी, और ज्यादातर लोग उसकी बात कर रहे हैं कि आपने बहुत सारे एक्टर्स को सिखाया है, जी. एक्टिंग सिखाई है। तो हम चाहते हैं कि जरा दर्शकों को बताएं कौन कौन से एक्टर्स हैं जिनको आपने सिखाया है और उनमें से किस पर आप गुरूर महसूस करते हैं कि यार ये कमाल था। मैंने बहुत सारे एक्टर्स को सिखाया. मेजर जो लोगों को सिखाया वो बैरी सर के साथ था. बैरी सर के इंस्टीट्यूट में मिस्टर बैरी के साथ. मैं वहाँ पे सीनियर टीचर था और इसीलिए मैंने काफी सारे लोगों के साथ बहुत काम किया, जैसे वरुण के साथ, अर्जुन के साथ, फ्रीडा पिंटो के साथ, जैकलिन के साथ, रिचा चड्डा के साथ, हर्षवर्धन राणे, राणा दग्गुपति, दुलकर सलमान. ये इन सब लोगों को मैंने बैरी सर के साथ स्कूल में सिखाया. पर जब मैंने अपना स्कूल खोला तो तृप्ति डिमरी वो उसमें थी, राघव जुयाल,
शहनाज शहनाज गिल। तो और भी लिस्ट आपको तो बहुत अंदाजा है तृप्ति दिमरी इस वक्त नेशनल क्रश बन चुकी है? भाभी 2? ठीक है, उसके मतलब उसको मतलब अच्छा प्रेज़ मिल रहा है, बट शी इज़ अ ग्रेट एक्ट्रेस आल्सो। आई रियली लाइक हर एज़ एन एक्टर आल्सो। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। नहीं, बट आपकी स्टूडेंट इस वक्त रातों रात स्टार बन गई है। सारे पेजेस सोशल मीडिया आप तृप्ति दिमरी पे कोई वीडियो बनाइए, इनफैक्ट जो हम बात कर रहे हैं, ये भी कई मिलियंस में कवर करने वाला है। सो एज अ एक्टिंग कोच आप अपने स्टूडेंट को कैसे देखते हैं? बिकॉज़ आप राइट नाउ शी इज़ वेरी पॉपुलर। आई सी हर शी हैज़ लॉट ऑफ पोटेंशियल। जब वो कैमरा आई कैन सी कि कैमरा जब उनके उस पे आता तो शी मतलब कैमरा वांट्स टू कैच दैट। वो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कैमरा वांट्स टू कैच दैट। और मैं जब बात भी कर रहा था अपने डीओपी से, तो वो कह रहा था कि कैमरा लव्स हर फेस, और बहुत मजा आता है उसको शूट करने में। और शी इज बहुत बहुत शी इज वेरी वनरेबल। जब वो क्लास में पहली बार आई थी तो बहुत ही इंट्रोवर्ट थी। और वो मैं यहाँ पे क्लास कराता था तो वो दीवार के साथ पीछे खड़े होके काम करती थी। मैं कई बार ऐसे ही जनरल अनाउंसमेंट करता था कि जो लोग दीवार के साथ काम कर रहे हैं वो पास आ जाए। तो फिर वो आ जाती थी, पर वो ज्यादा बोलती नहीं थी। पर जब वो परफॉर्मेंस करती थी तो देयर वाज लॉट व्हिच वाज हैपनिंग इन हर बॉडी, वेरी वनरेबल। एंड यू कैन सी विद रणबीर आल्सो द सीन व्हेन शी इज सिटिंग इन दैट गार्डन आउटसाइड, जस्ट सिटिंग एंड लुकिंग एट। ऐसा लगता है इतना इतना वनरेबल इंसान बैठा है, इतना वनरेबल एक्टर बैठा है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि शी इज रीच टू दैट लेवल एंड शी हैज हर फेस इज समथिंग वेरी फ्रेश टू वॉच। या नहीं, एनिमल जाने के पहले एक्चुअली मैं एक पेज मीम पेज चेक कर रहा था, तो उसमें एक पोस्ट लिखी थी कि रश्मिका मंदाना इनकी तस्वीर लगी थी और उसमें था कि 10 मिनट का 15 मिनट का रोल करके लीड एक्टर से ज़्यादा हाइप लेने का गुरूर है। किसी मीम पेज ने बनाया था। एंड आई वाज़ लाइक ऐसा कैसे हो सकता है? बिकॉज़ रश्मिका मंदाना वाज़ एक्चुअली नेशनल क्रश थोड़े टाइम पहले तक लगातार चर्चा हो रही थी एंड वो लीड एक्ट्रेस थी और उनका रोल काफ़ी बड़ा है। राइट। फिर जब मैं एनिमल देख रहा था, सो एज़ अ व्यूअर मुझे तृप्ति दिमरी का जो वो रोल है, छोटा-सा रोल है, बट चाहे वो गाना हो जिसको विशाल मिश्रा ने गाया है, पहले भी मैं, बहुत इम्पैक्टफुल सॉन्ग है। क्योंकि बहुत ही मूवी वहाँ स्विच होती है, एक अलग ज़ोन में हम जाते हैं। सो वो इम्पैक्ट या वो शू लिकिंग वाला शूज़ है, एज़ अ कैरेक्टर जब हम देखते हैं, तो बहुत-बहुत इम्पैक्टफुल लगता है मुझे और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये वाक़ई में सच है कि वो 15-20 मिनट का रोल जो है कई बार पूरी फ़िल्म पर भारी पड़ जाता है या लीड एक्ट्रेस पर भारी पड़ता है। तो रश्मिका इज़ अ वेरी ग्रेट एक्टर और उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की कई सीन्स में। लेकिन तृप्ति हमारे ज़हन में रह गई, वैसे ही जैसे आप रह गए या बॉबी सर का छोटा रोल रह गया। सो मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि रोल कितना बड़ा वो मायने नहीं रखता है, राइट, राइट। वो तो इम्पैक्ट मायने रखता है शायद राइट, उसका। वो स्टेनिस्लावस्की की लाइन है ना कि देयर इज नो कैरेक्टर व्हिच इज स्मॉल और बिग, इट्स द एक्टर हु इज स्मॉल और बिग। सो मैं हमेशा बिलीव करता हूँ, मेरे को 3 या 4 सीन भी मिले ना अच्छे फ़िल्म में, तो आई एम हैप्पी। आई एम गोइंग टू डू समथिंग ग्रेट इन द फ़िल्म। आई हैव सो मच कॉन्फिडेंस ऑन दैट अबाउट माय सेल्फ। तो मैं ये बात सही है कि बहुत छोटे कैरेक्टर और हाउ स्टोरी इज़ मूविंग। सारे लोग ये बोल रहे हैं कि बॉबी सर का बहुत ही कम रोल है या बहुत कम। मेरे को लगता है कि ये बहुत ही स्मार्ट मूव है, बहुत स्मार्ट नहीं, बहुत इंटेलिजेंट वे ऑफ राइटिंग अ स्क्रिप्ट है बाय संदीप। उसने 3 एक्ट स्ट्रक्चर तोड़ दिया। जो दुनिया 3 एक्ट स्ट्रक्चर में चलती है, फर्स्ट एक्ट होना है, सेकंड एक्ट होना है, थर्ड होना है, वो ब्रेक कर दिया। एंटेगनिस्ट को इतनी लेट तक रोक के रखना, 3.5 घंटे की फ़िल्म फ़िल्म में, है, हाँ। और रोके रहना एंड ऑडियंस इज़ वेटिंग, दैट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग। सीन्स आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड, दे कुछ स्टोरी आगे मूव नहीं कर रही है, पर सीन फिर भी देखने में मज़ा आ रहा है। एक्सपीरियंस पे रखना, स्टोरी आगे नहीं मूव कर रही है पर एक्सपीरियंस है। वो इंटरवल से पहले स्टोरी आगे ही नहीं मूव कर रही है, बट आप एक्सपीरियंस में रह रहे हैं उस बात। और कितने सारे सीन्स ऐसे हैं जिसमें आप एक्सपीरियंस में ही हैं। और कौन क्या नाम है उन डायरेक्टर का? संदीप वांगा रेड्डी। नहीं, नहीं, उनका नहीं। कोई हॉलीवुड के डायरेक्टर बोल रहे थे। कहते जब मैंने फ़िल्म बनाई थी तो मेरे को प्रोडक्शन बोल रहा था सीन आगे तो बढ़ ही नहीं रहा। तो मैं चाह रहा था कि लोग एक्सपीरियंस में रहें, सिर्फ़ एक्सपीरियंस करें उस बात का, आगे ना बढ़े। मेरे को ऐसा कई जगह दिखा है यहाँ पर इनकी फ़िल्म में कि सीन आगे नहीं बढ़ रहा है, पर हम मैं एक्सपी मेरे को मज़ा आ रहा है फिर भी। मैं फिर भी इमोशनल हो रहा हूँ, फिर भी एक्सपीरियंस आ रहा है।
अब 3.5 घंटे की फ़िल्म थी और मुझे अभी भी याद है कि जब इंटरवल आ रहा था और सीन एक्चुअली में नहीं बढ़ रहा था। वो जो या फाइटिंग सीन है, वो तकरीबन 20 मिनट का है, 15-20 राइट, मिनट का राइट, सीन जाता है। राइट, और मैं उस ज़ोन को एन्जॉय कर रहा था। मुझे लगता है ये एन्जॉय और चलता रहे, मज़ा आ रहा राइट, है। राइट, राइट, 3.5 घंटे में। इनफैक्ट कई और कैरेक्टर भी थे। वो जो मराठी कैरेक्टर था, राइट, मशीन गन लेकर आए थे, राइट। कमाल के एक्टर वो भी हैं। उनका कैरेक्टर तो मुझे कई सारे छोटे-छोटे कैरेक्टर्स को उतनी इम्पोर्टेंस देना या उनकी एक्टिंग इतनी दमदार थी कि वो खिलकर स्क्रीन पर आई थी। वो बहुत इम्प्रेसिव आई मेरे थिंक को इस लगता फ़िल्म है में वो था। राइटिंग का भी कमाल है कि वो सारे कैरेक्टर्स पे काम किया गया है। वो ऐसे नहीं किया गया कि जब मेरे मेरे साथ संदीप मिले थे, तो पहली बार मेरे को नहीं समझ आई थी बात। कैसे शुरुआत हुई? हम चाहते हैं आप बताएँ थोड़ा कि संदीप के साथ आप। मेरे पास उनका फ़ोन आया था कि मैसेज आया था और मैं ये किस ईयर में? हाँ? किस ईयर में? लास्ट ईयर ही। ओके। हाँ, मैं फ़िल्म पहले बहुत पहले से शुरू हुई थी, हमारा अभी लास्ट में शूट हुआ था। तो मैं जब उनसे मिला, तो उन्होंने बोला कि मैंने तेरी तैश देखी थी, उससे आई गॉट मोटिवेटेड कि आई वांट टू कास्ट। और उससे पहले मेरे को बिजॉय सर ने बोल दिया था कि मैं अमेज़न के एक पार्टी में था, उन्होंने बोला कि संदीप इज़ राइटिंग फॉर समथिंग। ओके। तो उन्होंने मेरे को 1 महीने, डेढ़ महीने बाद फ़ोन किया, मैं उनके पास गया, मेरे को नहीं समझ आई कि वो क्या बता रहे हैं मुझे। मुझे स्टोरी नहीं समझ आई, मुझे कुछ नहीं समझ आया। मैंने कहा यार ये तो कन्फ्यूज़न है। तो बाहर निकला, मैंने मैनेजर को फ़ोन किया, उसने बोला ज़रूर करनी है, बहुत बड़ी फ़िल्म है। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने मैंने कहा ठीक है, मैं एक बार और मिला उनसे। मैंने कहा एक बार और मेरे को आई आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट वर्ल्ड दिस इज़। ये सेक्रेड गेम का वर्ल्ड है? ये तैश का वर्ल्ड है? ये कौन-सा वर्ल्ड है? तो बोला नहीं ये नहीं है, ये वर्ल्ड। मैं कहा क्या वर्ल्ड है? तो कह रहे हैं चलो। तो एडिटिंग रूम में लेके गए, तो वहाँ पर मुझे कौन-सा सीन दिखाया पहले, वो बोला हेलमेट वाला, एडिटिंग। मैंने कहा ये क्या है? अर्जुन वैली, हाँ, जिसमें गाने में हाँ, बैकग्राउंड में लड़ाई चलती हाँ, रहती है। हाँ। ओके। तो मैंने बोला ये क्या कौन-सा वर्ल्ड है भाई? ये कहाँ पे घुसना है? तो फिर उन्होंने और 2-3 सीन दिखाए, फिर तृप्ति का सीन भी दिखाया। तब मैंने बोला कि समझ ही नहीं आ रहा कि स्टाइलाइज़्ड फ़िल्म है या फिर रियलिस्टिक फ़िल्म है या कौन से ज़ोन में है ये फ़िल्म? तो मुझे ये समझ आ गया था ये लार्जर देन लाइफ बहुत बड़ी फ़िल्म, ये तो समझ आ गया था कैनवस से। तो मेरे को ये समझ आ गया था कि मेरे को अपना पर्सोना रखना है बहुत बड़ा। ये समझ आ गई थी मुझे कि मैं बहुत बड़े वर्ल्ड में एंड देन थर्ड टाइम आई हैड द नरेशन जो सिर्फ मेरे कैरेक्टर के बारे में एंड ही इज सच अ हम्बल एंड ही इज सच अ ही रियली टेक्स केयर ऑफ यू। म्यूजिक सुनाया मुझे सारा। मैं मेजर म्यूजिक सुन चुका था पहले से। मेरे शॉर्ट्स मेरे को समझ आ गए थे। मुझे ये समझ आ गया था कि फिल्म कैसी है, क्या और किस वर्ल्ड में घुस रहा हूँ। मुझे लगा यार द डायरेक्टर हिमसेल्फ इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन इन द सेकेंडरी कैरेक्टर आल्सो। मैं लीड कैरेक्टर नहीं हूँ, सेकेंडरी कैरेक्टर, और फिर भी इतना रिस्पॉन्सिबल, देन यू फील आई नीड टू बी जस्टिफाइंग दैट and that's my responsibility. Now my responsibility is not for me. Now my responsibility is for the project, for the film, for the director, because he trusts me. फ़िल्म को लेकर 2 सवाल हमेशा एक आया था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? हाँ जी, और इस सवाल का जवाब सब जानना चाहते थे। हाँ जी। और अब दूसरा सवाल है कि एनिमल पार्क कब आ रहे हैं? मुझे पता नहीं, मेरे तक अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है और मैं किसी होप में नहीं बैठा हूँ। अगर आया बना तो मैं खुशी खुशी करूंगा और आप सबको एंटरटेन करूंगा। तो मेरे को और क्यों नहीं, लग रहा है कि आप उसके पहले कैरेक्टर हो? क्योंकि रनवे पर केवल आप ही बचे थे। हाँ, बॉबी देओल की साइड के, हाँ, बाकी सब खिसक लिए थे। हाँ, अब पता नहीं। ये तो ये तो उस टाइम में मुझे नहीं समझ आया जब ये कर रहा था नहीं बट वो तो। दूसरे वाले रणवीर को तो आप ही ने बताया होगा ना लास्ट सीन जो दिखाया गया था कि भाई ऐसे-ऐसे मार दिया गया अबरार को। हाँ, जो लास्ट सीन दिखाया गया है। पर हमने बनाना उसको पहले से ही शुरू कर दिया था ना। ओके। वो तृप्ति बोलती नहीं कि उन्होंने पहले से हाँ। तो वो हमने बनाना पहले से, वो अबरार का ही आइडिया था कि हमने बनाना शुरू कर दिया है। अभी ये वैसे ही है कि सेक्रेड गेम जब आया था ना तो 2 सीज़न आए। फिर थर्ड वो बोल रहे थे थर्ड आपके ऊपर बन रहा है। तो कुकू और ईसा आए कहाँ से? इनकी लाइफ़स्टाइल क्या है? मेरे को मज़ा आ गया भाई। अब जीऊँगा अपनी ज़िंदगी। अब दिखाऊँगा एक्टिंग। और वो राइटिंग पे था। मुझे पता था कि वो राइटिंग पे है और उसके बाद भी वो नहीं बना। तो मैंने बोला, तो मैंने अब कोई होप नहीं रखी है कि अभी लोग कह रहे हैं कि सेकंड पार्ट मे बी अगर बनेगा देन आई एम गोइंग टू एंटरटेन यू गाइस एंड आई एम गोइंग टू लव इट। बट मैंने संदीप वांगा रेड्डी के बहुत सारे इंटरव्यूज देखे भूषण कुमार जी के साथ और रणवीर के। दे वर लाइक फिल्म अगर हिट होती है हाँ, हाँ, ये सो मेरे को भी हम लगा। सराखों पर बिठाएंगे। हमारी अगली 2 फिल्में एक प्रभास के साथ आ रही है, देन देयर इज वन फिल्म विद अल्लू अर्जुन
और उसके बीच में हम इसको बनाएंगे अगर हिट होती है। हाँ। और इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए जितना हाँ। मैंने देखा है। 10th डे, 11th डे, 12th डे, 13th डे, सारे रिकॉर्ड्स को रोंगते हुए गई है। राइट, एक वर्ग है जो क्रिटिसाइज कर रहा है क्या बना दिया, दूसरा कह रहा है क्या बना दिया। दोनों कह रहे हैं क्या बना दिया, बस एक्सप्रेशन भाव अलग अलग है। या। सो आप चाहते हो बने? मैं तो हाँ हाँ बिल्कुल और मैं हूँ उसमें क्या मतलब चाहता हूँ बिल्कुल कि मैं प्ले करूँ उसमें कैरेक्टर और मैं इस साइड वाले रणबीर को लेके जाऊँ आगे। So yes, let's see तो एक what रिक्वेस्ट हमारी कर लीजिएगा, बॉबी देओल को भी ले आइए कहीं से। अच्छा, अब वो पुरानी फिल्मों में दिखाते नहीं थे गला कट गया बट रोक के रखा था, जिंदा हो गया। उसकी आत्मा वापस आ गई, कुछ ऐसा कुछ के बॉबी देओल के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? बिकॉज लॉर्ड बॉबी हमें याद है शुरुआत बरसात से होती है। 22 साल की उम्र में आते हैं, 26 साल तक पहली फिल्म रिलीज होती है 4 साल में। धर्मपा जी का एक बैगेज लेकर आ रहे थे, फिर सनी देओल के 2.5 किलो हाथ का बैगेज। बॉबी सर की आवाज बड़ी अच्छी है, बहुत भारी सी आवाज, मुझे बड़ी पसंद है। बट उनको म्यूट कर दिया। एक सीन भी था कि मेरा भाई बोल नहीं सकता है, मेरा भाई सुन नहीं सकता है, वो सीन था। तो बॉबी के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? बिकॉज वो भी हर तरफ ट्रेंड कर रहे हैं और छाए हुए हैं इस वक्त। He's a very warm person. You will love his personality. ऐसा लगता है कि वो जो मैंने उनको हक किया ना गाने में, वो मेरा दिल से ही आया है कि मेरे को इस आदमी को हक करना है, प्यार करना है, वैसा। ठंड भी बहुत थी वहां पे हाँ, वैसे। नहीं, हाँ, ठंड तो थी। हाँ, रनवे वाले सीन पे रणवीर का था कि बहुत ठंड थी तो हमने एक दूसरे को काफी गर्मी दे दी थी। हाँ, वो जो हम एयरबेस पे कर रहे थे, वहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड थी। 8 दिन शूट हुआ वहाँ पे हमारा। 6 दिन का शूट था या 7 दिन का शूट था, 1-2 दिन और बढ़ गया। रणबीर को वापस आना था, उनकी मैरिज एनिवर्सरी थी शायद, और उनकी डेट्स खत्म भी हो चुकी थी। फिर उनको वो वापस आए, फिर दोबारा से शूट करने के लिए 1 दिन के लिए और आए। बारिश हो गई, बर्फ पड़ रही है, सब कुछ हो रहा है, और हम ठंड में ऐसे हिल रहे थे, और वो एयरबेस है और वहाँ पे कुछ हम टेंट वगैरह भी ज़्यादा नहीं लगा सकते। तो कोई जो मैंने जैकेट पहनी है, उसको निकालेगा और फिर वो भागता हुआ जाएगा क्योंकि वो कैमरे में नहीं आना चाहिए। वो कहीं और जाएगा, तब तक मेरे को ठंड फिर से लगेगी और फिर मेरे को जब शॉट लगना है तो ऐसे होना है। या फिर ऐसे कर रहा हूँ या फिर ऐसे कर रहा हूँ या डर रहा हूँ या शॉक लग रहा है और अंदर लग रहा है ठक, 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 हड्डियाँ हिल रही हैं। तो बहुत ठंड थी भाई। तो आप इमेजिन, मैं तो सोच रहा हूँ कि उन दोनों का क्या हाल होगा, उन उनको तो दोनों कपड़े उतारे। आई एम रियली हैट्स ऑफ टू देम कि वो लोग कपड़े उतारते थे और फिर पहनते थे और फिर उतारते थे, और लाइक यार बहुत 8 दिन नॉन स्टॉप एवरी डे। एक दिन तो सच्ची में बहुत बारिश बारिश खत्म बंद होती थी, हम शॉट लेते थे। बारिश चालू होती थी, हम अंदर बैठ जाते थे। मैंने कहा यार बहुत ठंड थी, बहुत ज़्यादा, और बोले यार फिर ठंड लगी। बट बॉबी देओल का क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आप एक्टिंग कोच भी हैं। आपके बहुत सारे शिष्य हैं जिनका मैंने अलग अलग रोल देखा है, जैसे अविनाश तिवारी हैं। जी, अविनाश को मैंने अभी आपके साथ बंबई मेरी जान में देखा और मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। उनका किरदार बहुत दमदार था और इसीलिए मेरे ज़हन में सवाल आता है कि बॉबी देओल जब इस फ़िल्म में नज़र आते हैं हमें, इससे पहले बहुत सारी फ़िल्में उन्होंने की, अ, रेस 3 की और कई सारी फ़िल्में की। बट एक अच्छा कैरेक्टर कैसे एक एक्टर को निखार कर दिखा देता है? जैसे बम्बई मेरी जान मैंने जब देखा, सो मुझे पहली बार आधी रात को जब मैं बैठ के सीरीज़ खाते-खाते देख रहा था, एंड आई रियलाइज़ ये कौन है? और इसको क्यों नहीं देखा मैंने? और इसका ज़्यादा काम क्यों नहीं देख रहा मैं? अविनाश। आपका भी। अच्छा मेरा। हाँ, दोनों का कैरेक्टर बहुत पावरफुल था। इनफैक्ट सभी का था, केके जी, मेनन सर भी उसमें थे, जी, वो कमाल के एक्टर हैं, उनके बारे में अलग से बात करूँगा मैं। बट एक अच्छा कैरेक्टर कैसे आपकी पूरी पर्सनैलिटी, आपको देखने का नज़रिया बदल देता है, ये मुझे आप समझना, क्योंकि आप एक्टिंग कोच भी हैं और वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज़ बॉबी देओल सर का मैं जर्नी देख रहा हूँ, बहुत लंबा टाइम वेट किया, देन आश्रम, और आश्रम के बाद क्लास ऑफ 83 एंड देन अभी यहाँ पर। और अब ऐसा लगता है कि शायद जो भगवान ने आपके एंड में आपके लिए सब बचा के रखा था कि आप लेट में अपना जो करियर करेंगे, वो अलग है। सो ये कितना इंपॉर्टेंट है? अच्छा कैरेक्टर हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है, अच्छी स्क्रिप्ट और बहुत कई बार अच्छा कैरेक्टर या और अच्छा डायरेक्टर। तीनों बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले स्क्रिप्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर एक अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाती है ना, तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, स्क्रिप्ट आपको करवा देती है, राइट? नहीं तो आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। मुझे लगता है अगर स्क्रिप्ट आपके हाथ में अच्छी आ गई ना, तो काम हो गया। वध जैसी मैंने स्क्रिप्ट करी थी, जब मैंने पहली बार सुनी थी, मेरे कान ऐसे हो गए थे। मैंने कहा भाई ये कुछ स्क्रिप्ट है। मेरा मैनेजर कह रहा था पैसे नहीं मिल रहे, क्या करोगे इतनी सी स्क्रिप्ट में? नए डायरेक्टर हैं, कास्ट इतनी बड़ी नहीं है। मैंने बोला पर तू स्टोरी सुन ले,
कितना बढ़िया स्टोरी है, एंड दैट रियली मेड माय एक तरीके से जर्नी कि क्या काम किया है, क्या चीजें हो गई। तो इट्स अ गुड स्क्रिप्ट ऑलवेज वर्क। नहीं, बट एनिमल की स्क्रिप्ट जब मैं देखता हूँ तो मैं देखता हूँ रणवीर कपूर अपने गांव जाता है पिंड में, वहां से कई सारे हट्टे कट्टे मुस्टंडे लाता है कि साथ में लड़ो, लड़ाई करेंगे, और फिर अर्जुन वैली सॉन्ग आता है जिसमें वो सब गाना गाते रहते हैं और अकेले लड़ता रहता है। सो मेरे जहन में थॉट आया कि यार स्क्रिप्ट में मतलब सबको लेकर आ पाए थे और वो गाने गा रहे थे, तो एक कैरेक्टर पर आई बिलीव ज्यादा काम किया गया है अलग अलग कैरेक्टर को हाईलाइट करने के लिए। तो इट वाज मोर ऑफ आई थिंक डायरेक्शन देन स्क्रिप्ट, बिकॉज़ स्क्रिप्ट वो मुझे नॉर्मल लगी। वो जो स्क्रिप्ट का वो पोर्शन था या कई ऐसे पोर्शन थे, बट वहां पर वो इंप्रेशन अलग थी या थॉट प्रोसेस अलग थी। जैसे रामगोपाल वर्मा को सुन रहा था मैं, सो ही सेड कि जो रणवीर का वो सीन है जहां पर वो स्कूल में जाता है अपनी बहन को बचाने के लिए, तो ही सेड कि मैं जब मूवी देख रहा था तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो बैट लेकर आएगा या कोई डंडा लेकर आएगा मारने के लिए, बट जब वो AK-47 लाकर शूट करता है, आई रियलाइज ये तो थॉट प्रोसेस ही अलग है और उसने हमारा नजरिया बदल दिया, और इसीलिए शायद एनिमल को लेकर इतनी कंट्रोवर्सी हो रही है, बिकॉज लोग सडनली उस शेल से निकलने को तैयार नहीं थे जो संदीप वांगा रेड्डी ने दिखा दिया। आप मानते हैं? तो क्या डिफरेंस था? क्यों इतनी क्रिटिसाइज हो रही है फिल्म फिर ये? मेरे को लग रहा है इट्स गुड अगर पीपल आर कमिंग अप विद देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स वेरी गुड। और जब कोई फिल्म एक डिस्कशन खड़ा करती है तो वो अच्छी फिल्म है। मतलब कि हम दोनों पहलुओं पे बात कर रहे हैं, सब लोग बात कर रहे हैं। मैं भी अपने ऑफिस में बात कर रहा था कि अल्फा मेल क्या होता है, ठीक है। हम अलग अलग डिस्कशन चल रही थी, फीमेल अपना पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा था, मेल पॉइंट ऑफ व्यू में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू चल रहे थे। तो ये अच्छी बात है जब फिल्म ऐसा करती है। जब आप पॉपकॉर्न खा के निकल जाते हैं और कहते हैं अच्छी फिल्म है और कुछ नहीं डिस्कशन करते, तो मेरे को लगता है कि फिल्म ने कुछ नहीं किया। एनी आर्ट विच क्रिएट्स दैट डिस्कशन इन द सोसाइटी, इन द पीपल, इट्स इट्स गुड। और दोनों साइड के पॉइंट ऑफ व्यू, मैं दोनों साइड के पॉइंट ऑफ व्यू सुन रहा हूँ, और मैं न्यूट्रली भी सुन रहा हूँ। कई बार इधर आ जाता हूँ, कई बार इधर आ जाता हूँ। अभी भी मैं भी इस बात में हूँ, और मैं अभी तक इस बात पे नहीं पहुंचा हूं कि यही सही है या ये गलत है। क्योंकि सिनेमा के हिसाब से जो दिखाया गया है वो आ, आ, कई बार लोग बोलते हैं कि वो अल्फा मेल है, पर अल्फा मेल, जब मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, अल्फा मेल टेक्स एवरीवन टुगेदर, ही इज अ लीडर। बट यहाँ पर वो अपने पेरेंट्स को साथ नहीं ले जा पा रहा है, अपने फादर को साथ नहीं ले जा पा रहा है, अपने ग्रैंडफादर को साथ नहीं ले जा पा रहा है, अपनी वाइफ को नहीं। तो क्या वो स्ट्रगल कर रहा है किसी और चीज से? उस वो एक मास्क है, उसके नीचे कुछ और स्ट्रगल है, जो ऑब्वियसली ऑब्वियस स्ट्रगल है कि वो हर्ट है अपने फादर के बचपन में ना होने की वजह से। तो वो कैरेक्टर है या फिर वो अल्फा मेल है? तो बहुत सारे डिस्कशन है इस बात पे, और मेरे दिमाग में खुद भी है, और आई एम ओके टू हैव दैट डिस्कशन, एंड द फिल्म इज क्रिएटिंग दैट इन माय माइंड। आई एम हैप्पी। नहीं, ये सवाल इसलिए पूछा मैंने क्योंकि मैंने फ़िल्म देखी, मैंने एक फ़िल्म की तरह देखी और मुझे एक बड़ी एक्शन मूवी देखनी थी जिसके लिए मॉल में गया। अदरवाइज़ हम प्रेफ़र करते हैं घर पे नेटफ्लिक्स पे या हॉटस्टार, अमेज़न प्राइम पे 15-20 दिन में फ़िल्में आ जाती हैं। लेकिन ये फ़िल्म मुझे लगा कि ये हॉल में जाकर देखकर वो एक्सपीरियंस करने वाली फ़िल्म। राइट। लेकिन फिर जब उसका सेकंड वर्ज़न में देखता हूँ कि पार्लियामेंट में ये इश्यू उठाया जाता है और एक महिला सांसद ये कहती है कि ये फ़िल्म नहीं है, ये एक बीमारी है। ऐसी बीमारी जो लोगों को दूषित कर रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है, क्योंकि सलमान खान अगर तेरे नाम में बीच में से मांग निकालते हैं, तो आधा इंडिया बीच में से मांग निकालने लगा था। फिल्मों का इन्फ्लुएंस होता है। देयर इज़ वन क्रिकेटर जयदेव उनadkat, उन्होंने कहा कि हम जंगल के दौर में नहीं जी रहे हैं। आज के दौर में ये फ़िल्में एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए और ऐसी फ़िल्मों से बचना चाहिए। ख़ास तौर पर जब रणवीर कपूर जैसा सुपरस्टार उसमें इतनी बड़े स्केल में बनी है, उसका इम्पैक्ट बहुत अलग होगा। इनफैक्ट संदीप सर की जो पिछली फ़िल्म थी, कबीर सिंह, उसमें भी एक सीन था जहाँ फ़ोर्सफुली वो किस करता है प्रीति को, और तब भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। हालाँकि वो बेफ़िक्र है। फ़िल्म पैसा भी कमा रही है, लोग देख भी रहे हैं, एक सेक्शन पसंद भी कर रहा है। बट जो ये सवाल आ रहा है, ये सवाल आपसे इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपने कहा था कि शुरू में कि वो फीमेल कैरेक्टर को लेकर आप बहुत कंफर्टेबल नहीं थे। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस कि क्या ये वाक़ई बीमारी है और क्या इन्फ्लुएंस होता है फ़िल्मों का? क्योंकि हमने देखा है। फिल्मों का इन्फ्लुएंस होता है। और जब आप किसकी बात कर रहे हैं पिछले फ़िल्म में, कौन कबीर सिंह। कबीर सिंह में किसकी बात कर रहे हैं, तो सारी दुनिया किस नहीं करने चल पड़ी, ठीक है? ऐसा नहीं होता है, ये हमारा अपना खुद का मीटर होता है। बट इंडिया में महिलाओं के साथ छेड़खानी या जो वो एक पहले से ही हो रही थी, हाँ, उसका उसका कारण फ़िल्में नहीं है, उसका कारण एजुकेशन। ठीक है, फ़िल्में भी एजुकेट करती हैं। वायलेंस, अब टैरेंटिनो की फ़िल्मों में वायलेंस दिखाया जाता है, तो थोड़ी ना लोग मारने निकल पड़ते हैं। या आप अभी रामगोपाल वर्मा की बात कर रहे थे, उनके इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि जब मैंने सत्या बनाई थी, तो सब कह रहे थे आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं अंडरवर्ल्ड, हुँ। ये तो गलत होगा, और ऐसा हुआ कुछ।
राइट? या फिर वो दूसरी फिल्म का भी एग्जांपल दे रहे थे, हम साथ साथ हैं, कि सब लोग अब जॉइंट फैमिली में रहना चाहिए फिर तो, अगर फिल्म का इतना इन्फ्लुएंस होता है तो। पर ऐसा नहीं हो रहा है। तो इट डजंट वर्क लाइक दैट, इट्स नॉट दैट ब्लैक एंड व्हाइट। इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है कि फिल्म आई और उसने सब कुछ चेंज कर दिया। हमारे खुद के भी मीटर होते हैं, हम हमारी खुद की अंडरस्टैंडिंग होती है, हमारे खुद का समझ होती है कि फिल्म में, जैसे कि एक बच्चा होता है जब वो ट्रेन के पीछे भागता है और भागते 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 उसके पैर देखते हैं और वो बड़ा हो जाता है और अमिताभ बच्चन होता है। तो वो बच्चा कभी नहीं पूछता कि ये कैसे हुआ, क्योंकि हमारा स्टोरी टेलिंग हमें पता है, इट्स स्टोरी एंड ये टाइम लैप्स हुआ है, ये रियलिटी नहीं है, ये लाइफ में ऐसा नहीं होता है, और ये टाइम लैप्स दिखाया गया है। स्टोरी हमने फेरी टेल्स में ऐसे ऐसे राक्षस और ऐसी ऐसी चीजों के बारे में बात करी है। बच्चों को फेरी टेल्स पढ़ाते हैं, उसमें डेविल होते हैं, ये होते हैं और वो ऐसा करते हैं, तो उससे इन्फ्लुएंस बच्चों को थोड़ा होते हैं। चलिए, ये आपका पॉइंट वैलिड है, बट फिर मेरे ज़हन में एक सवाल आता है। चलिए, ये तो एक हाइपोथेटिकल कहानी थी कि आपने कहानी लिखी, आपने कहा कहानी की तरह दिखिए। बट कुछ फ़िल्में होती हैं जो रियल बेस्ड कैरेक्टर होती हैं। जैसे आपने हाजी सुल्तान का रोल किया। वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो एग्ज़िस्ट करता है और उस बारे में कई फ़िल्में बनी हैं। रईस बनी थी, शाहरुख खान ने उसमें एक रोल निभाया था। वो रियल लाइफ़ बेस्ड कैरेक्टर है। उसको लेकर भी कई बार बॉलीवुड पर ये आरोप लगता है कि बॉलीवुड ने जो ये डार्क शेड वाले लोग होते हैं, विलेन होते हैं, उनको हीरो बनाने की कोशिश होती है। जैसे उसमें दाऊद का किरदार था, तो उसमें कंडीशन दिखाने की कोशिश की कि नहीं, नहीं इतना बुरा इंसान नहीं था, बढ़िया आदमी था, लेकिन कुछ-कुछ हालात ऐसे बने कि वो ऐसा बन गया। और कई सारे स्टेटमेंट निकल कर आते हैं, कई सारी बातें आती हैं। सो एक परसेप्शन चेंज करने की कोशिश होती है। ये आरोप लगता है कि राइटिंग के थ्रू आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो ये फ़िल्में इन्फ्लुएंस करती हैं, आप मानते हैं? नहीं, नहीं। मैं मानता हूँ लोगों के पास उतना मीटर है। मेरे पेरेंट्स के पास, मेरी फैमिली के पास, मेरी फैमिली जब देख कर आती है तो वो बोलती है सिनेमा है। वो मेरे दोस्त यार, मेरे जो भाई वगैरह हैं, वो इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हैं। वो कह रहे हैं ये सिनेमा है। वो अपनी वाइफ के साथ, अपने स्पाउस के साथ ऐसा नहीं करते। नहीं, बट जैसे हाजी सुल्तान को मैंने नहीं देखा, वो मेरे हाँ, इलाके नहीं थे, वो हाँ, पुरानी इलाके थे। हाँ, कुछ किस्से कहानियाँ पढ़े होंगे। बट हाजी सुल्तान को चाहे अजय देवगन रोल प्ले करते हैं राइट। या आप रोल प्ले करते हैं, मुझे वो इम्प्रेसिव कैरेक्टर लगता है, एक शानदार कैरेक्टर लगता है। मेरे को तो ये भी नहीं पता था कि मैं हाजी मस्तान प्ले कर रहा हूँ, मैं हाजी मकबूल प्ले कर रहा था, जो मेरे को स्क्रिप्ट में लिख के दिया गया था कि ये स्क्रिप्ट है और ये किसी से इन्फ्लुएंस नहीं है। ये मेरे को नहीं बोला गया था कि किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस है। मेरे को बोला था कि ये स्क्रिप्ट है, हम फिक्शन बना रहे हैं। क्योंकि अगर हाजी मस्तान देखा है तो उसके बारे में लिखा है कि उसने कभी मर्डर नहीं किया या नहीं करवाया, और इसमें मैं करवा रहा था, इसमें अब मेरा कैरेक्टर करवा रहा था। तो ये बिल्कुल दो, और बिल्कुल क्लियर लिखा है कि वो बिज़नेसमैन था और कभी उसने कोई मर्डर नहीं करा है या करवाया। यहाँ पे तो मैं करवा रहा था। तो ये तो बिल्कुल ही फिर बात अलग हो गई। और अगर आप इन्फ्लुएंस हैं और आप कह रहे क्वेश्चन आपका क्या था? सॉरी। मेरा क्वेश्चन ये था कि जो रियल लाइफ बेस्ड कैरेक्टर है, जैसे रईस में शाहरुख खान का किरदार राइट, था, राइट, राइट। कई लोगों ने कहा कि जो ये डार्क शेड कैरेक्टर्स थे, जो समाज में मतलब जिनकी इमेज एक गुंडे की रही है या टेररिस्ट की रही है, इस तरह की जो इमेजेस थे, उनको थोड़ा ग्लोरीफाई करने की कोशिश की कि नहीं, नहीं, अच्छा इंसान था, हालात ऐसे हो गए। और क्योंकि इस फ़िल्म को देखने के बाद भी अविनाश तिवारी का भी इनफैक्ट जो कैरेक्टर है वो काफ़ी हद तक ऐसा नहीं कि आपको हेट्रेड पैदा करता है और फ़िल्में आपके ज़हन में रह जाती हैं, वो कैरेक्टर, वो कहानियाँ। नहीं, पर आपको ये भी तो देखना पड़ेगा कि कैसे उस स्टोरी में ही कैसा डाउनफॉल है सबका, बिकॉज़ ऑफ दिस रीज़न। दे आर नॉट लिविंग अ गुड लाइफ, दे आर स्ट्रगलिंग टू लिव अ गुड लाइफ। एवरीवन, उसके फादर भी, वो खुद भी, और हाजी मकबूल भी, पठान भी, सब लोग कितना मुश्किल से वो लाइफ को जीने की कोशिश कर रहे हैं, हमेशा एज पे बैठे हैं। तो ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू तो देखा जा सकता है कि ये भी दिखाया जा रहा है कि ये लाइफ आसान नहीं होगी। और अभी खत्म भी नहीं हुआ है सीजन, अभी तो आगे और बाकी की बात है कि क्या होने वाली है लाइफ, उस तक हम पहुंचे भी नहीं है। अभी सेकंड सीजन आने उसका वाला भी है सेकंड सीज़न आ रहा है। हाँ, सेकंड थर्ड सीजन है उसका। तो उसका जो सीजन आएगा उसमें आप क्लियर होगा कि भाई, एक तो एक एरा तो नीचे ही जाने लगा है, जो हाजी मस्तान का और पठान का था वो तो नीचे ही जाने लगा है। अब इसके साथ क्या होगा, दारा के साथ? आपकी बात सुन के ना मुझे वो ऐड याद आने लगे जो एक्टर्स इलायची का ऐड करते हैं, पीछे गुटखा होता है बट हम्म, उसमें इलायची दिखाते हैं हाँ, कि हम तो इलायची दिखा रहे हैं। हाँ, हाँ, रियल लाइफ बेस्ड नहीं, देखिए इसने ये भी किया था। हाँ, फिर उसमें दिखाई पड़ता है कि दाऊद की बहन जो है वो भी निकलने वाली है, हाँ, जो रियल लाइफ कैरेक्टर है, हाँ, वो दुबई चला गया। हाँ, कहानी सारी हम कह रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ कहावत कहते हैं अवध में, गुड़ खा के गुलगुले से परहेज करना। अच्छा। सब कुछ कह भी दिया, कुछ नहीं भी कहा। लेकिन आप मानते हो कि आपका ये बेस्ट अब तक जितनी परफॉर्मेंस आपने की है, आई थिंक सबसे ज्यादा शेड मुझे आपकी परफॉर्मेंसेस में इस फिल्म में लगा था, बंबई मेरी जान। हाँ, मेरे को लगता है यस, इसमें इसमें एक कंसिस्टेंट कैरेक्टर था, बड़ा कैरेक्टर था, इसलिए मैं चीज़ बता सकता हूँ काफ़ी सारे। नहीं तो पिछले दिनों मैंने जो 3-4 प्रोजेक्ट मेरे रिलीज़ हुए हैं,
तो हड्डी वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी। एक महीने में 3 प्रोजेक्ट। चार। च हाँ, हड्डी हड्डी वाज द बेस्ट, वाज द प्रोजेक्ट जो मुझको बहुत ज्यादा क्लोज है, क्योंकि उसमें मेरे को ट्रांसजेंडर प्ले बम्बई करना मेरी जान, हड्डी, जाने जा। था, काला। ओके, हाँ। तो हड्डी में क्योंकि ट्रांसजेंडर का रोल प्ले करना था, वो मेरे लिए काफी डिफिकल्ट था, और मेरे को एक ऐसी, मेरे को रिस्पेक्ट करनी थी, मेरे को एज कैरिकेचर नहीं बनाना था। तो उसके लिए मेरे लिए बहुत ज्यादा मेरे को ध्यान देना पड़ा, दिमाग लगाना पड़ा। हाजी मस्तान के लिए या हाजी मकबूल के लिए मेरे को डेफिनेटली बॉडी लैंग्वेज की, बिहेवियर, मैं बहुत ही, जब मैं एक्टिंग करता हूँ तो बहुत सही चीजें यूज करता हूँ, उसमें मेरे को बिल्कुल एरिस्टोक्रेटिक की तरह बैठना है, सीधा बैठना है, जो डायरेक्टर की डिमांड थी, और वो मेरे लिए काफी बट वो आपकी पर्सनैलिटी पे सूट कर रहा था। वो एक रॉ हाँ आवाज़, हाँ स्टाइल जो हाँ था कैरी करना। और आपका चेला वहाँ भी चेला था आपका, हाँ, राइट, कौन सी? अविनाश तिवारी, आपका ओ, शिष्य तो है वो? वो मेरा वो वहाँ भी तो हाँ आप ही सिखा रहे थे उन्हें, हाँ हाँ, कैसे गुंडा बनो? नहीं मैं सिखा नहीं रहा था। काफी कोरिलेट करते हैं। नहीं, मैं कुछ सिखा नहीं रहा था, ही वाज डूइंग हिज ओन कैरेक्टर, और वो तो सीखा सिखाया, वो तो मेरे से भी बड़ा बनता है। वो तो कैरेक्टर ही ऐसा था, बट या अविनाश को तो मैंने कितने कितने साल हो गए, 2005 से सिखाया मैंने, क्लास करवाई थी दिल्ली में। मेरा दिल्ली में लास्ट क्लास थी, और उसके बाद मैं बॉम्बे चला गया था। तब वो आया था बॉम्बे से दिल्ली सीखने। बहुत ही एक्टिव और बहुत ही पैशनेट लगा, तब से ही उस वक्त। तो एक वो टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, और फिर जब एक्टर एक्टर रिलेशनशिप होता है, क्योंकि हम टीवी में कहते थे या क्रिकेट की दुनिया में होता है, जिस दिन आप टीम का हिस्सा होगे उस दिन आप बराबर हो। आप भी एक्टर, मैं भी एक्टर। अब स्क्रीन तय करेगी कि आप ज्यादा पावरफुल हो या मैं ज्यादा पावरफुल हो। लेट पीपल डिसाइड। सो कोई कंपटीशन होता है उनके साथ जिनके साथ आपने, जिनको आपने सिखाया? बिकॉज 3 कैरेक्टर ऐसे हैं जो मैंने पढ़ा, तृप्ति, हमारी भाभी 2, हर्षवर्धन और आप अविनाश थे। भाभी टू पे बड़ा जोर डाल रहे हैं। आपको बहुत मजा आ रहा देखिए वो जो नेशनल क्रश है उसमें नेशनल में मैं भी एक है। आता अच्छा अच्छा। हूँ। हाँ, तृप्ति, हर्षवर्धन हर्षवर्धन और और अविनाश। अविनाश। सो ये 3 कैरेक्टर आपने अपने स्टूडेंट्स का रोल प्ले किए। सो जब आप स्क्रीन शेयर करते हो, हम्म। सो उनमें कोई झिझक या वहां भी सुनो ये तुम गलत कर रहे हो, ऐसे नहीं ऐसे करो, या कुछ ऐसा? नहीं, या उस टाइम मैं ट्रेनर तो बिल्कुल भी नहीं होता हूँ, क्योंकि मुझे उस माइंड में नहीं जाना है कि मैं आपके साथ सीन कर रहा हूँ और मेरे दिमाग में चल रहा है कि अरे ये गलत कर, मैं उसमें नहीं जाता हूँ। मैं बिल्कुल इंस्ट्रक्शन नहीं देता हूँ सीन से पहले, या कोई बात नहीं करता हूँ इस बारे में कि सीन आपको कैसे करना है, आप अपने आप अप्रोच करिए। अगर मेरे से बाय चांस जैसे किसी ने पूछ लिया कि कैन यू हेल्प मी ऑन दिस, तो मैं डेफिनेटली कर दूंगा, एज इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट आई विल नॉट गेट इनटू व्हाइल द सीन इज हैपनिंग, मैं उससे पहले वो डिस्कशन नहीं अच्छा, इसका कॉन्ट्रेरी क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि एक्टिंग इज अ कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस। करता। जी आप बेहतर होते जाते हैं, आप जी, अपनी फिल्मों में भी, हर अगली फिल्म में शायद आप एक बेहतर एक्टर महसूस करते होंगे अपने आप ये को। खराब भी हो सकता हाँ, खराब भी हो सकता है। कभी किसी स्टूडेंट ने कहा सर ये वाला सीन अगर आप ऐसे करते ना थोड़ा और जान निकल कर आती, या हिम्मत नहीं हुई, या? है। पता नहीं आज तक कोई, हाँ, एक दो लोगों ने बोला है कि योर प्रेजेंस इज वेरी पावरफुल, बट समटाइम द स्क्रिप्ट, द व्हाट यू सेइंग, द स्क्रिप्ट हैज टू कम स्ट्रांग। तो कई बार प्रेजेंस की वजह से सीन चलता है, सीन भी आना चाहिए। तो मैं उस बात से, मैं कई बार सोचता हूँ कि ये बात सही है कि गलत है, क्योंकि सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, और सब अलग अलग तरीके से देखते हैं, तो बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज आते हैं, पर मेजरली किसी ने ऐसा नहीं बोला कि ऐसे करना चाहिए। नहीं, मुझे अभी तक कोई ऐसा याद अच्छा, आपने बहुत सारे लोगों को सिखाया, आपने पूरी लिस्ट बताई हमें कि ये 10-12 एक्टर्स, 15 एक्टर्स जिनको मैंने सिखाया और अच्छा कर रहे हैं। जिसमें ऋचा चड्ढा जैसे लोग भी हैं, कई सारे बड़े नाम भी हैं जो अलग-अलग जगह अच्छा कर रहे हैं। कभी आपने फ़ोन किया काम के लिए कि यार जैसे बॉबी सर से मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा अब टाइम चेंज हो गया है। अब ऐसा नहीं होता, आप घर पे बैठे हो, सारी कॉल्स आती है कि आपको ये एक्ट करना है। अब कई बार आपको खुद से भी अप्रोच करना होता है। तो जिनको आपने सिखाया, जो बेहतर एक्टर हैं, कभी आपने अपने काम के लिए अप्रोच किया कि अगर नहीं, कहीं कुछ सीन हो नहीं, सके या कुछ? नहीं, नहीं, कभी भी नहीं। इतने साल हो गए आज तक, इसके पीछे वजह? कोई वजह नहीं थी। मेरे को या ऐसी काम कोई मिलता नीड, जा रहा है? हाँ, नीड ही नहीं, ज़रूरत है, क्योंकि मेरे को ज़रूरत तब होगी जब मैं घर पे बैठा हूँगा। मैं घर पे कभी नहीं बैठा हूँ, मैं हमेशा से काम कर ही रहा था, और जो मैं काम करता हूँ टीचिंग, वो उसके लिए मैं बहुत पैशनेट हूँ, बहुत नहीं, मैं ज़्यादा एक्टिंग में पैशनेट। आने के बाद की बात कर रहा हूँ।
जब आप एक्टिंग फील्ड में आ गए, उतर गए आप, हाँ। आपकी एक फिल्म आई, आपने सेक्रेड गेम्स में आपको नोटिस किया लोगों ने, फिर तो और थोड़े-थोड़े रोल्स मिलने लगे। कभी इस प्रोसेस में आपने आपने सोचा नहीं, कि यार किसी से बोलूँ कि नहीं, एक पावरफुल रोल मिल जाए? क्योंकि सब कह रहे हैं एक्टर दमदार है, या तुम में बात है, तुम वो बॉम्ब हो जो फटने वाले हो। नहीं, मैंने मैंने कभी किसी से नहीं बोला, बट बात-बात में कई बार ये ज़रूर बोला है कि लेट्स वर्क टुगेदर। जैसे पुलकित जिसने बोस बनाई, हुँ, वो भी मेरा स्टूडेंट था, राइट? तो ही केम एज़ एन एक्टर, पर उसने फिर शॉर्ट फ़िल्म बनाई थी जो मेरे साथ बनाई थी पहली। और फिर उसके बाद उसने फीचर फ़िल्म बनाई थी मरून। वो भी मेरे साथ, मैं उसमें था, ठीक है? फिर उसने बोस बनाई थी, और बोस के बाद उसने अभी 3 फ़िल्में और बनाई हैं, जो अभी रिलीज़ नहीं हुई हैं, रिलीज़ होने वाली हैं रेड चिलीज़ से और टी सीरीज़ से। सो जब हम मिले हैं 1-2 बार, तो मैंने बोला है कि लेट्स वर्क टुगेदर। तो ये बात हुई है, इतनी डिस्कशन हुई है, पर ऐसे कभी किसी को अप्रोच नहीं नहीं किया जी। आपने। अच्छा और ज़रूरत नहीं पड़ी, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं मेरे को शर्म नहीं। ओके, ठीक है, अच्छी बात। अभी यहाँ से आप जैसे नवाज़ सर को मैं एक बार सुन रहा था, उन्होंने कहा यार बहुत सारे गरीब वाले कैरेक्टर करवा लिए मुझसे, चाकू मरवा दिए, ये करवा दिया। आई वांट टू डू रोमांटिक रोल्स। या सेम हियर। आपको लगता है करीना कपूर बीवी भी मिली तो आपसे लड़ाई लड़वा दी? हाँ, डेफिनिटली आई वांट टू डू एक स्क्रिप्ट आई है मेरे पास बहुत अच्छी, हुँ, जो रोमांटिक ड्रामा, तो आई वुड लव सो कोई आपके ज़हन में भी कोई एक्ट्रेस है कि यार इसके साथ काम करना है? किसी के साथ रोमांस होना चाहिए बस, रोमांस, बाकी चल हाँ, जाएगा। रोमांटिक ड्रामा। अल्फा मेल। ये यू पुटिंग इन माय माइंड। नो, नो। अब बात करते हैं जमल कुद्दू की। आपकी इंस्टाग्राम पे स्टोरीज़ भरी पड़ी है। एक फ़िल्म में 2-2 गाने मिल गए। छोटा सा रोल बट 2 गाने, एक आखिर में हाँ, दुनिया जला देंगे हाँ, और एक जमल कुद्दू। कैसा लगता है 2-2 गाने आ गए? अब तो परफॉर्मेंस का भी हो गया अच्छा खासा और गानों का इम्पैक्ट बड़ा तगड़ा दोनों गानों का रहा। हाँ। आपका फेवरेट कौन-सा है? दोनों फेवरेट। ये वाला इसलिए फेवरेट है क्योंकि ये कौन-सा? बहुत, जमल कुद्दू। हाँ, ओके। क्योंकि इसमें फन था, मस्ती थी, थोड़ा-सा हम खुद ही डांस कर थोड़ा रहे थे, डांस करने का मौका मिला। डांस करने का मौका मिल गया, लोगों को दिखाने का मौका, डांस भी कर सकता हूँ भाई। क्योंकि लोगों को लगता है ये आदमी तो दिखता है ऐसा, ये डांस ना कर पाएगा। इसीलिए तो नहीं शेव करवा लिया था आपने? नहीं नहीं, वो तो डायरेक्टर की चॉइस थी कि हम बहुत ही हल्की सी स्टाइल रखेंगे, पूरा भी शेव नहीं करेंगे। पर और उस टाइम मैं उसके थोड़े दिन पहले ही मैं हड्डी करके निकला था। तो उसके लिए मेरे में शेव ही था, तो मेरे को कंटिन्यूटी 1 सीन 2 सीन रह गए थे, तो कंटिन्यूटी पे भी ध्यान देना था। तो इस वज़ह से भी मैं नहीं करवा पाया। बट ही लाइक्ड माय लुक। सो हाँ, डांस करने का मौका मिला। तो तो वो हमने सुना कि वो जो सीन है सर सर पे ग्लास रखे, वो आपने सजेस्ट किया था? नहीं, नहीं, मैंने पूरा असिस्ट नहीं, हुआ क्या कि व्हेन आई जब मैं रूम के अंदर आया, तो काफ़ी नर्वस था, बहुत सारे लोग थे। और तब मैं एक एक्सरसाइज़ 1-2 एक्सरसाइज़ेज़ हैं जो मेरी हैं, जो मैं करता हूँ, जैसे हाउ डू आई फील, तो वो मैंने करना शुरू किया। हाउ डू आई फील नाउ? तो हाउ डू आई फील, फॉर एग्ज़ाम्पल, हाउ डू आई फील द सोफा, हाउ डू आई फील थर्स्टी, हाउ डू आई फील? तो ऐसे मैं करते-करते मैं स्टार्ट फीलिंग, सब कुछ फील करने लगा। व्हाट एम आई फीलिंग नाउ इन दिस मोमेंट? नर्वस, कॉन्शियस, ये सब चीज़ें फील करते-करते मैंने ध्यान दिया कि मैं तो म्यूज़िक को भी नहीं सुन रहा हूँ और कुछ नहीं देख रहा हूँ आस-पास। क्योंकि व्हेन आप इतने क्लाउडेड हो जाते हैं कॉन्शसनेस, नर्वसनेस से, कि आपको कुछ दिखता नहीं है, आप बंद हो जाता है दिमाग। सडनली मेरे को सुनाई दिया कि म्यूजिक चल रहा है वहां पर, और संदीप और बॉबी सर बात कर रहे हैं इस चीज के बारे में। मैं वहां पहुंचा उनके पास, तो वो म्यूजिक पे डिस्कशन कर रहे थे कैसे मूव करना है। तो मैंने कहा मैं तो ऐसे कर दूंगा, राइट? तो आपने कहा हाँ, अरे तो संदीप सर ने बोला बहुत सही है यार, ये करके दिखा। तो मैं थोड़ा और नीचे चला गया, फ्लोर पे भी ऐसे ऐसे जाके करने लगा है। शादियों में खूब नाचे इसका मैं मतलब। बहुत ज्यादा, हाँ। तो जब यंग था, तो बचपन में जब भी शादियां होती थी, तो मैं तो लाइमलाइट होता था, ऐसे वाली शादी, और ऐसे वाला ही तो नाचते हैं शादियों में। तो वो क्या कहते हैं, करने लगा। एंड देन ऑब्वियसली, और बता क्या करेगा, तू क्या करेगा, तो मैं और करने लगा। एंड देन इट वाज हिज आइडिया टू कीप द ग्लास ऑन द टॉप, एंड वो ग्लास होने की वजह से तो वो बैलेंस तो खुद ही बनाना पड़ता, तो वो खुद ही करने लगे। सो या फिर संदीप सर आए मेरे पास रूम में, थैंक गॉड आई कास्टेड यू यार, बहुत सही है तू। तो उन्होंने मेरे को बोला कि तू भी डांस कर। मैंने कहा ठीक है। मैंने भी शुरू कर दिया। पीछे से बॉबी देओल के। हाँ,
So, उस टाइम रियलाइज होता है यार इतना बड़ा मास्टरपीस बन नहीं जाएगा नहीं ना ये। कभी भी नहीं कभी भी नहीं। अब तो पूरा इंस्टा भरा होगा आपको इसी से। हाँ, दिन हाँ, भर में कितने टैग आते होंगे आपको इस पे? बहुत आते हैं बहुत। अब एक सवाल मेरे जहन में सीरियसली ये एक्चुअली ये तो भी थोड़ा सा ओपनिंग था, सवाल फंसाने वाला अब था। हाँ हाँ जमल कुड्डू में गाने की लाइन याद है आपको? नहीं सिर्फ यही करता हूँ डा, 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 डा। आपको उसका मतलब पता है? नहीं बिल्कुल नहीं। आपको पता है गाना ओरिजिनली कहाँ से है? ये भी नहीं पता मुझे। मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे दर्शकों को भी पता नहीं होगा। कल रात को आपके लिए पढ़ते वक्त मैंने पढ़ा। आप पढ़ना चाहेंगे? आपकी हिंदी सही नहीं है? आप ओके, जो गाना है वो ऐसा कुछ है, आई सिया ए जंगी डिलामो नाकोन खून, अच्छा ऐसा कुछ है। इट्स अ ईरानी सॉन्ग, हाँ। 1950s 60s में आया था और जमल जमालू करके ये गाना था जो 1950s में बनाया गया था। अब संदीप वांगा रेड्डी को कहाँ से वो याद था, ये भी अपने आप में सोचने वाली ईरानियन सॉन्ग। ईरानियन सॉन्ग है। और इसका जो हिंदी का मतलब होता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ओ काली आंखों वाली सितम न ढाना दिल पर, तुमने जो छोड़ा मुझको मजनू सा भटकता है हर सांस में तेरा नाम, हर धड़कन में तू है नूर से भर दुनिया, चमक चमक तू आंखों में कैद है, दिल कब तक धड़केगा बेचैन, ना सुकून ना कुछ भी लेगान चाहिए, बस एक तू, तेरा इंतजार, तेरी याद और तेरा जुनून। वाह अब आप फेमस हो गए। ये आदमी नहीं है ये फेमस होने के लिए। बट ये कितनी इंटरेस्टिंग, पूरी दुनिया इस गाने पे डांस कर रही है। हाँ और बहुत हिंदी में भी बहुत सही है। हाँ, इसका ईरानी वर्जन फिर बहुत कन्वर्ट कर, थोड़ी मेहनत करनी पड़ी मुझे, बट मैंने कहा कुछ तो, अब एक्टिंग तो करते नहीं तो फेमस होने के लिए कुछ तो कर लें। ओके, तो आप इसके बाद सॉन्ग आता है दुनिया जला देंगे हम। हाँ जी। ये सॉन्ग बहुत इंपैक्टफुल रहा। हालांकि मैंने संदीप वांगा रेड्डी एक इंटरव्यू में ये भी सुन रहा था मैं कि टी सीरीज से काम करने का फायदा था कि वो सारे म्यूजिक मिल जाते थे। बट एक जो मेरे जहन में क्वेश्चन था कि एक बंदा जो साउथ का है वो ईरानी गाने ही पकड़ता है। वो पिछली फिल्म जब आई थी कबीर सिंह, उसमें भी एक सॉन्ग था जिसमें सारा जमाना या कौन सॉन्ग था जिसमें वो आते हैं, शाहिद कपूर का जो ओपनिंग सीन था। सो ये पुराने गानों को लेकर एक नए तरीके से पेश करने, इनफैक्ट रणवीर कपूर की एंट्री में भी जो म्यूजिक है जिसमें माइकल जैक्सन वाला लुक है वो भी बहुत इंपैक्टफुल सॉन्ग था। सो हाँ, दिल है छोटा सा का जो एक बड़ा अच्छा अपडेटेड वर्जन उन्होंने दिया है, म्यूजिक पे दिया और बड़ा अच्छा है। तो ये म्यूजिक सेंस होना एक डायरेक्टर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिल्म में बहुत इंपैक्ट इन दोनों गानों का रहा, चाहे कमल कुद्दू रहा या फिर उधर वो रहा, दिल है हाँ, छोटा सा। बहुत इम्पोर्टेंट है इंडिया में तो बहुत ज्यादा, क्योंकि हम म्यूजिक इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। म्यूजिक से पहले फिल्म रिलीज होने से पहले म्यूजिक की वजह से पैसा कमाया जा सकता है। और मेरे को लगता है कि डायरेक्टर की वो नॉलेज होनी जरूरी है। और आई आई रियली रिस्पेक्ट संदीप फॉर दिस कि उसकी इतनी वास्ट नॉलेज है यार, कि इतने कमाल सॉन्ग उसने उठाए और इतने, और उनको उनको पता था कि ये ऑडियंस को मूव करेगा। मतलब एक इंटरव्यू में मैं सुन रहा था कि भूषण कुमार कह रहे थे कि हमने एक सॉन्ग बनाया था और फिर उसने रिजेक्ट किया, चेंज कर दिया। हाँ, और उसने बोला मेरे को पसंद आएगा, और मेरे को इमीडिएटली पसंद आ गया। सतरंगा, सतरंगा सॉन्ग तो अरिजीत सिंह वाला रिप्लेस किया गया था। इतना ज्यादा ही इज क्लियर अबाउट हिज विजन एंड व्हाट ही इज। आई फील हिज विजन इज वेरी क्लियर व्हेन ही मेक्स इट। उन्होंने मेरे को बताया था कि ये फ्रेम कैसे बदलेगा, कि रणबीर सैड होगा और फिर बॉबी का, और वो वैसे ही रखा गया। मैंने बोला ये तो हम एडिट पे डिसाइड भी करते हैं कई बार। मैं इस सीन में बात करूंगा, लेकिन गानों का आपने जिक्र किया है, इस फिल्म में कोई भी गाना मुझे ऐसा नहीं लगा जो बेवजह लगा हो। Right. अर्जुन वैली आता है तो एक बैकग्राउंड में लड़ाई का सीन दिखाई पड़ता है जिसको हमारे जहन में एक क्रूरता आती है, वो सीन हम देखने का वेट करते हैं। हुआ में जो पहला सीन है वो एक इश्क का सीन है जहां पर एक लड़का अपनी माशूका को भगा कर ले जाता है और फिर लाइफ में खुश रहते हैं कि दुनिया मतलब नहीं है, वो एक इश्क का पार्ट है। देन पापा मेरी जा, वो तो पूरे टाइम हमारे कान में वो विसल गूंजती रहती है, जो सोनू निगम की आवाज में विसल है और वो बहुत ही खूबसूरत विसल है। मैं मूवी के जाने के बाद भी वो विसल में कैरी करके ले गया था। दुनिया जला देंगे हम, इट्स मोर देन इमोशन, लाइक कि आपके जहन में एक थॉट है कि आज वो दिन आया है। एक तरफ बॉबी देओल है जो अपने फादर का बदला ले रहा है, पापा को निकाला गया। वी डोंट नो सेकंड पार्ट में क्या स्टोरी होगी, शायद अनिल कपूर सर ही विलेन निकल जाए, वी नेवर नो। और उधर रणवीर कपूर है जो अपने फादर का बदला ले रहा है। देन देयर सॉन्ग कश्मीर कि आओ तुम्हें इस दुनिया से ऐसी जगह ले चले जहां शांति हो सके। देन दिस सॉन्ग पहले भी मैं, जब वो हार्ट पे हाथ रखती है और आपको इमेजिन होता है कि पहले भी हम मिले हैं बट दिस इज समथिंग डिफरेंट। सो ये म्यूजिक आपका फेवरेट कौन सा इसमें सॉन्ग रहा, क्योंकि एज अ व्यूअर हम बात कर रहा हूं मैं।
जाहिर सी बात है ये 2 सॉन्ग तो आपके फेवरेट होंगे ही उसके अलावा। नहीं, चेंज होता जा रहा है बार-बार ना, हर दूसरे दिन दूसरा सॉन्ग सुनने का मन करता है। अभी खासकर कौन-सा चल रहा है करंट? अभी क्या दुनिया जला देंगे। वो मैंने अपने उसमें भी फ़ोटो पे भी लास्ट वही वही मैंने डाला है। हाँ, कि वो बी ऐसे प्राक। फ़ोटो वाली है और वो मुझे बहुत इमोशनल सॉन्ग भी लगा था। जब मैं वहाँ पे सीक्वेंस कर रहा था, तो मुझे लग रहा था कि ये मेरे कैरेक्टर पे ज़्यादा फिट हो रहा है। क्योंकि अगर तेरे को कुछ हो गया, दुनिया जला देंगे, ठीक है? मैं ज़्यादा इमोशनल हो रहा हूँ जब वो चल भी रहा था तो। लग रहा था ये मेरे को ज़्यादा मतलब मेरे कैरेक्टर इस इधर से मैं देख रहा था। क्योंकि उधर से तो ये दोनों लड़ रहे हैं। वो अपने फादर को अब यहाँ पर इस किसके लिए गाया जा रहा है? मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं कह रहा हूँ अगर तेरे को कुछ हो गया ना तो दुनिया जला दे। मेरे को लगा कि ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं उससे इमोशन भी ड्राइव कर रहा था। उस सॉन्ग से भी बहुत ही सारे इमोशन ड्राइव कर रहा था कि तेरे को कुछ हुआ ना तो आई विल बर्न डू यू बिलीव कि इसमें जो सिंगर्स की भी कास्टिंग है, जैसे एक्टर्स की कास्टिंग तो कमाल की है। सारे एक्टर्स की, जितने ए टू ज़ेड जितने भी कलाकार आए हैं, मुझे लगता है कि कास्टिंग के लिए 10 आउट ऑफ 10 इस फ़िल्म को मिलने चाहिए। वैसे ही सिंगर्स में आपको लगता है बी प्राक से बेहतर मुझे लगता है मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा था कि ये गाना और कौन गा सकता है। मुझे वो तेरी मिट्टी बी प्राक का याद था, जहाँ या पर वो एक गाने से अलग इमोशन चल रहे थे और ऐसे ही यहाँ पर दुनिया जला देंगे हम, वो फ़ील कर रहा था मैं, कि कुछ भी आप और हर इंसान फ़ील कर सकता है अपने लव्ड वन को राइट, लेकर। राइट। सो आपको ये गाना लाइक आप सुनते हो इस गाने को? हाँ, सो बिल्कुल। क्या इमोशन चलते हैं? बिकॉज़ बी प्राक भी मेरे मित्र हैं, उनका भी हम इंटरव्यू प्लान कर रहे हैं बहुत हाँ, जल्दी और शायद संभवतः 1-2 हफ्ते में ही करने वाले हैं। राइट। सो मैं चाहता हूँ आप उनको भी बताएँ कि आपने क्या महसूस किया जब ये गाना आपके ज़हन में चला? मेरे को बहुत मतलब एक बहुत ही अपलिफ्टिंग सी फीलिंग है। एक अलग सी फीलिंग है जो आई डोंट नो बट रियली रियली मूव्स मी। इट रियली मूव्स मी इमोशनली जब जब भी मैं ये वाला सॉन्ग सुनता हूँ और इमोशनल हो जाता हूँ मैं। देयर इज़ एन जब मैंने पहली बार सुना था उनके ऑफिस में, तभी भी मैंने बोला it really reaches here, not in my head. It reaches in my body. Body wants to do something. वो कुछ मूव करना चाहती है, कुछ एक्ट करना चाहती है इस बात पे। तो वो मेरे लिए बहुत कमाल है अगर ऐसा और कुछ मुझे लगता है कि जैसे आप एनिमल पार्क में पहले कैरेक्टर हैं, ऐसे ये भी गाना हो सकता है पहला। ये आपको लगता है मेरे मेरे से मत पूछो। ये मेरे को क्या पता है? मैं हाइपोथेटिकली इमेजिन कर रहा हूँ वेरी कि गुड। सारी दुनिया जला देंगे हम। हाँ, सेकंड कैरेक्टर आया है, वो भी उसी इमोशन में। सो दिस इज़ द ओनली सॉन्ग जो हम नेक्स्ट फ़िल्म में ले जा सकते हैं पार्ट 2 के तौर पर कि सारी दुनिया जला देंगे हम। क्योंकि हाँ, अब वो भी कैरेक्टर आया अपने भाई का बदला लेने के लिए। या आप कह रहे हो कि आपने भी इमेजिन किया राइट, कि वो आपके लिए है। आप हाँ, चाहते थे बॉबी देओल को ना कर, राइट, राइट, बट अब आप जा रहे हो बदला और बड़े तो आप ही हो। हाँ। पहला कैरेक्टर आपका, पहला गाना आपका। थैंक गॉड। संदीप जी भूषण जी अगर प्लीज प्लीज। ओके आप फिर अब एक इंपॉर्टेंट इंसान के बारे में बात करता हूँ, अनुराग कश्यप। मैं आपकी जब जर्नी देख रहा था, सो अभी सुबह जब मैं ऑफिस आ रहा था तो ड्राइव करते वक्त मेरे जहन में गैंग्स ऑफ वासेपुर चल रही, क्योंकि एनिमल जो है वो काफी हद तक वैसी ही मूवी है। सारी चीजें वो एक अलग फ्रेम में दिखाई गई है, एक अलग तरीके से दिखाई गई है, अलग अलग डायरेक्टर की अलग अलग स्क्रिप्ट है। अनुराग कश्यप का आपकी लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा, चाहे मनमर्जिया की बात कर लूं मैं, सेक्रेड गेम्स की बात कर लूं मैं, लोगों ने नोटिस किया और फिर आप धीरे धीरे अपनी जर्नी को आप बढ़ते चले गए। मैं इमेजिन कर रहा था कि अगर आप गैंग्स ऑफ वासेपुर में होते, क्योंकि वहां बहुत सारे कैरेक्टर्स को ब्रेक मिला था, राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी जी, नवाज, हुमा कुरैशी, मनोज वाजपेयी से तो ऑलरेडी स्टैब्लिश थे, लेकिन बाकी सबको वहां से राइज मिल गया और सब बड़े स्टार आज के जमाने में। अनुराग कश्यप में क्या खास है, क्या अलग बनाता है और कितनी आपकी लाइफ में उनकी इंपॉर्टेंस है? बहुत इम्पोर्टेंस है साथी की मेरी लाइफ में क्योंकि जब मैंने सेक्रेड गेम का ऑडिशन दिया था 2017 में मैं तब बैरी बैरी जॉन से बाहर निकला था और अपना स्कूल खोला द एक्टर्स ट्रुथ और उसी टाइम मुझे ऑडिशन मिला मुकेश चावला के यहाँ से और 3-4 बार ऑडिशन हुए क्योंकि अलग-अलग कैरेक्टर के लिए मेरे लिए ऑडिशन हो रहा था पर आई ये मेरे को पक्का नहीं पता पर मेरे को ये सुनने में आया था कि अनुराग वांट्स यू फॉर दिस कैरेक्टर ही लाइक्स योर परफॉर्मेंस एंड देन अनुराग सर ने जब मेरे को पहले दिन जब मैं वहां पर गया था सेट पे और मैंने सिर्फ ये लाइन बोली थी कि आप परेशान मत होइए मैं सब ठीक कर दूंगा और जो मैं बस्ती में जाके बोलता हूँ जब अ, गोलियां वोलियां चल जाती हैं तो उन्होंने मेरे को बुलाया तू सब कुछ यू टेक्स एवरीथिंग इन मैं कहा यस दैट्स माय जॉब की पंजाबी आती है मैंने बोला थोड़ी सी बोलता हूँ कह रहे हैं ठीक है अब नेक्स्ट फिल्म करेंगे मन मर्जी तो मेरे वहीं से मेरे को समझ आ गया कि इस इंसान को ये भी दिख रहा है कि मैं सब कुछ
एम टेकिंग एवरीथिंग इन, मतलब सेट में क्या क्या हो रहा है, क्या आवाजें आ रही हैं, क्या चीजें आ रही हैं, सबको मैं लेकर इमोशन मन क्रिएट कर मर्जियाँ कमाल की फ़िल्म। बहुत बड़ी। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा उसको और एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए थी जितनी वो फ़िल्म थी, उससे गाने जो थे या जो कैरेक्टर था, विकी कौशल को जिस तरह से दिखाया गया, तापसी पन्नू को मुझे या अभिषेक बच्चन जी को, आई मीन आउटस्टैंडिंग फ़िल्म। या, अनुराग कश्यप को मैंने उस तरह से इमेजिन नहीं किया था, उनको मैं एक अलग तरीके से देखता था। अनुराग कश्यप का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, जिसमें अनुराग कश्यप ने खुद कहा कि मैं वो आदमी हूँ जिसे कम बजट दो, सारी प्रॉब्लम दे दो, उनके आस-पास लोगों ने भी कहा, तो मैं 1 नंबर के पिक्चर बनाता हूँ और ज़्यादा बजट दे दोगे तो बॉम्बे वेलवेट बना देता हूँ। हाँ, हो सकता है। पर उन्होंने हाँ, मतलब जो भी कम बजट में फ़िल्म बनाई है वो, और मैंने देखा है कि वो 30 दिन का काम 25 दिन में निकालने वाला आदमी है। वो फटाफट काम करता है। ही जस्ट डोंट स्टॉप, ही जस्ट मूव्स ऑन एंड ही लव्स हिज एक्टर्स, ही लव्स हिज क्रू। वो जिस आप परफॉर्मेंस करते हैं ना, तो आपको आके नहीं बोलेगा कमाल। आपके आस-पास ना एक डांस शुरू होता है। तो मेरे को लगता है कुछ अच्छा किया है, ये डांस शुरू हुआ है। तो ये सेक्रेड गेम में कई बार हुआ। मन मर्ज़िया में मैं बोलता था आजकल आप डांस नहीं करते हो आप मेरे आगे। तो कह रहे हैं, फिर एक दिन जब मैंने वो वाला डायलॉग बोला कि तू माइंड क्यों नहीं बना लेती? तो फिर आके उनकी बॉडी में कुछ हुआ कि उनको मिला है कुछ। दैट्स हिज़ ही इज़ वेरी चाइल्ड लाइक, बहुत मज़ा आता है उनके, वो ना बिल्कुल सामने ना ऐसा बच्चा बन जाता है कि जब कुछ मिलता है उसको। सो आई मतलब एज़ अ व्यूअर मेरा ऑब्जर्वेशन है कि ही इज़ वेरी पैशनेट, बहुत या ही वेरी एक अलग जो कहते हैं ना हिंदी में हम कहते हैं थोड़ा ये शायद सही वर्ड हो ना हो, एक चुल है काम करने की, कुछ अलग हाँ, निकालने की, हाँ, हाँ, एक कीड़ा है। वो तो तो वो उनको जब मैं उनकी कहानियाँ सुनता हूँ या बाकी चीज़ सुनता हूँ, तो बड़ा मज़ा आता है उनको सुनकर भी कि वो जब नरेशन करते होंगे या जब फ़िल्म बनाते होंगे और ये कम बजट वाला मुझे लगता है शायद कई बार लोग संघर्षों में ज़्यादा अच्छा कर लेते हैं। हाँ, बहुत सारे डायरेक्टर्स ने ये बात बोली है दुनिया में कि कम पैसे में हम अच्छी जब और कभी भी आपके पास स्ट्रगल होती है, आप ज़्यादा एक्सेल करने लगते हैं। बहुत सारे लोग हैं। मेरे साथ जब भी स्ट्रगल हुई है तो मैं ज़्यादा एक्सेल किया है। हो सकता है जैसे आप अभी बोल रहे थे कि मैं उधर से निकला, आपकी एक स्ट्रगल बनी होगी कि मेरे को ये क्रिएट करना है, आप ज़्यादा एक्सेल करें। सम सम समवेयर वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट या फिर वो कुछ टेक ओवर करता है, जो कहता है कि आई नीड टू वर्क ऑन दिस, आई नीड टू ब्रिंग माय सेल्फ बैक, आई नीड टू डू समथिंग गुड, और वो कंफर्ट में नहीं होता लाइक एज़ अ क्रिकेट लवर आई रेट हिम लाइक विराट कोहली। है। या प्रेशर बढ़ा दो, हाँ, सिचुएशन टफ कर दो, रन ज़्यादा बन जाएगा और आराम से मैच होगा तो शायद विराट 15-20 रन पे आउट हो जाएगा। ही इज़ लाइक ठीक है, या बाकी लोग हैं संभाल लेंगे। या तो वो चीज़ें। बट सेक्रेड गेम से क्या बदला आपकी लाइफ? बहुत कुछ, सब कुछ बदला। सेक्रेड गेम में वो कैरेक्टर इतना बड़ा हो गया, मुझे पता भी नहीं, मेरे को पूरी स्टोरी नहीं पता थी, कैरेक्टर के सीन थे, और मैंने पार्ट वन में शायद 2 या 3 दिन हमने शूट किया। उसके बाद पूरा मेरा शूट ही 2-3 दिन का था, और मैंने कहा कि 2-3 दिन का शूट है, कितना बड़ा कैरेक्टर होगा, क्या होगा, मेरे को नहीं ज्यादा पता था। और जब मैंने देखा कि प्रोटैगनिस्ट जो है वो हमेशा मेरी बात कर रहा है, तो मैं तो बड़ा होना ही हूँ, उसको मेरे जैसा ही बनना है, तो मैं तो बड़ा हूँ नहीं। तो और वो इतना बड़ा हो गया, इतनी बढ़िया परफॉर्मेंसेस भी निकल आई, एंड गेम रियली चेंज माय वर्ल्ड। उसमें भी आपकी एक स्टूडेंट थी कुकू। आपने एक सीन कहीं सुनाया था, हम चाहते हैं वो दोबारा से क्योंकि वो सीन में बहुत दम था कि आपको अपनी स्टूडेंट को ताड़ना था। ताड़ना वर्ड हिंदी में यूज़ कर रहा हूँ मैं। स्टॉक करना था अगर थोड़ा-सा शुगर कोटेड अच्छे से समझाएँ तो। कि एक लुक देना था उसे कि हाँ, ये सो अपनी स्टूडेंट को लाइक वो इमोशन कैसे फिर आपने कैसे आपने बड़ी अच्छी कहानी सुनाई थी आपने कि कुछ रंगों को लेकर, ग्रेड वाला आएगा तो मैं ऐसे हाँ, अलग-अलग ट्रिक्स होती हैं एक्टर की टू ब्रिंग द इमोशन। तो मेरे को उनको चेक आउट करना था, और यही मेरे को बोला गया था कि आप यहाँ बैठेंगे और वहाँ से कुकू आ रही है, चेक आउट करना है। अब कुबरा के साथ मेरा एक अलग तरीके का रिलेशनशिप था, क्योंकि मेरी स्टूडेंट थी और मैं उसको चेक आउट कर रहा हूँ, और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं करूँ क्या? तो मैंने देखा कि वहाँ पे एक डिस्को बॉल थी जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होके उसकी कॉस्ट्यूम में पड़ रही थी, और उससे कलर ग्लिटर होने से कलर बन रहे थे। तो मैं उन कलर्स को काउंट करने लगा एक्चुअली, और जब रेड आ रहा था तो मैं एक्साइटेड हो जाता, एंड दैट जनरेटेड, एंड पीपल वर मतलब सेइंग। आपकी आँखों में चमक उसको लेकर नहीं थी, वो रेड को लेकर थी। पर जब भी आप किसी को चेकआउट भी करते हैं, कभी आप उनके बाल करते हैं, कभी आप उनकी स्किन करते हैं, कभी आप उनके कपड़े करते हैं, कभी उनके आस-पास की घड़ी करते हैं, कभी कप करते हैं, कोई ऐसी चीज़ें करते हैं, आप जो चश्मा पहना है। कई बार अब मैं आपको एप्रिशिएट कर रहा हूँ, जो आपने पहना हुआ है, तो उस पे एप्रिशिएट कर रहा हूँ, कभी बालों पे कर रहा हूँ, कभी आँखों पे कर रहा हूँ।
तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम जब चेकआउट करते हैं तो हम सिर्फ बॉडी देखते हैं, आस-पास की चीज़ें भी देखते हैं, तो व्हिच इज़ आल्सो फाइन। हम उससे भी कई बार लोगों को कि ये सोफ़ा कितना सुंदर है, ये हो सकता है कि आपकी चॉइस हो और एंड आई लाइक यू अबाउट यू फॉर दिस। तो मैं इस बात से भी एप्रिशिएट कर सकता हूँ इस बात को और इस बात से भी आपके लिए खुश हो सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि वो आपके शक्ल को देखकर ही हो या आपकी बॉडी को देखकर ही हो, वो आपके शूज़ देखकर हो सकता है, आपके कपड़े देखकर, घड़ी पहनी है साथ में, मैंने नहीं पहनी। I like that watch. That can bring a emotion. I would want to have that kind of. And they look so good. आप नेक्स्ट मूवी के प्रीमियर बुलाना, मैं आपको गिफ्ट करूंगा। Ah, thank you. ये मेरे लिए गिफ्टेड है, इसलिए मैं इस बार नहीं बोल पा रहा, बट नेक्स्ट वाले मैं आपको गिफ्ट करूंगा। ये इसलिए भी मैंने पूछा भी क्योंकि बॉबी देओल जी का मैं इंटरव्यू देख रहा था और मुझे बड़ा शॉकिंग लगा किसका? बॉबी देओल जी हाँ का। जी, हाँ जी। ही सेड कि वो जो सीन है आप लोग की, जो शादी वाला सीन है, अबरार की शादी होती है और फिर एक न्यूज़ आती है एंड देन एक बहुत ही डराने वाला सीन है, जो कत्ल करते हैं वो। ही सेड मैंने अपने दिमाग में पूरे टाइम रखा था कि सनी देओल की डेथ हो, और मैंने सुना मेरा दिमाग खराब हो, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? ही सेड आई एम वेरी क्लोज टू माय ब्रदर, वो मेरी दुनिया है, मेरा भाई, और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, और वो गुस्सा लाने के लिए मैंने अपने भाई को अपने दिमाग में, अब ये भी अपने आप में एक अलग लेवल की एक्टिंग स्किल है। तो आप ऐसा नहीं करते हो बहुत कुछ? बार करता हूँ, बहुत बार कि अपने किसी लव वन को ऐसी सिचुएशन में डालता हूँ जो प्रॉब्लमैटिक हो और वहाँ से इमोशन जनरेट हो जाता है। जब इमेजिनरी वर्ल्ड है, ये मेरी रियलिटी नहीं है, ऐसा हुआ नहीं है, मैं पास्ट में कभी हुआ नहीं है, उसको नहीं यूज़ करता हूँ। ऐसी चीज़ को, किसी ऐसे इंसान को या ऐसी चीज़ को उस चीज़ में डालता हूँ, जैसे कई बार अपने स्टूडियो को डाल देता हूँ किसी सिचुएशन में, कि स्टूडियो में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, कोई आके घुस गया और कब्ज़ा कर दिया या फिर उसको आग लग गई। तो दैट क्रिएट्स एन इमोशन इन मी। आई आई टेल माय एक्टर्स आल्सो कि आप किसी भी चीज़ को डाल सकते हैं। कोई पौधा भी डाल सकते हैं जिसको आप रोज़ पानी देते हो और आप उससे बहुत कनेक्टेड हैं, या अपने जानवर को डाल सकते हैं। कई बार स्टूडेंट को मैंने बोला है कि अच्छा, इस सिचुएशन में अगर तुम्हारे ब्रदर होता है या तुम्हारी फैमिली मेंबर होते हैं तो उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं बोलता हूँ, अच्छा आपका डॉग होता? Suddenly they feel so emotional about it. They start crying or they start feeling or so these are a technique and very if he's done that और वो कितना बढ़िया इमोशन भी आया उस टाइम जब वो ऐसे करते हुए, वेरी पावरफुल। मैं करता हूँ बहुत। 2018 में मेरा ब्रेकअप हुआ था। आई वाज़ हाँ। डूइंग इंजीनियरिंग, हम्म, फिर मैं मीडिया में स्विच कर गया। मुझे जी। लगता है कि मेरा जो रियल पोटेंशियल था वो उसके बाद निकला, क्योंकि मेरे पास समय ज़्यादा था। इसका ज़िक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका ये ब्रेकअप हुआ था और मैंने कहीं पढ़ा आपका कि अच्छा हुआ जो अलग हो गए। 22 साल की उम्र में मुझे लगता है कि आज जो मैं हूँ ये नहीं हो पाता। मैं पापा की दुकान पे या कहीं बैठा होता, कोई काम कर रहा होता, ये इंटरव्यू तो नहीं होता अगर गर्लफ्रेंड होती। हाँ, हाँ। पता नहीं हो क्या होता पर हाँ, क्या पता इससे बढ़िया होता, पर यस, हाँ, डिफरेंट लाइफ होती, डिफरेंट तरीके की जर्नी होती और उसकी वजह से काफी मूवमेंट हुई और काफी चीजें। दिल टूटना ज़रूरी है? पता नहीं। आपका टूटा था? हाँ, मेरा तो टूटा। रोए हुए थे? बहुत रोया। कितना टाइम लगा मूव ऑन करने में? काफ़ी टाइम लगा, 6 महीने, साल तो लगा ही होगा निकलने में। बेवकूफ़ी है, इतना लंबा खींचना। शक्ल याद है अभी? शक्ल? अभी याद है? नहीं, नहीं, अब तो बहुत टाइम हो गया। मतलब अब तो कई सालों से कोई कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, कोई बात नहीं हुई। उसी टाइम के बाद मतलब जब मैं बैरिज़ॉन में गया और सर के साथ काम करना शुरू किया, सब कुछ गायब हो गया। समहाउ उस काम ने मुझे इतना सक इन कर लिया कि मैं पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो गया और कुछ भी फिर। सो हाउ टू मूव ऑन फ्रॉम ब्रेकअप? जैसे ये बात मैं भी रिलेट कर पा रहा हूँ कि जब मैं मीडिया में आया और मैं अलग अलग चैनल्स में काम कर रहा था, तो वो न्यूज में वो स्टोरी में आप इतना खो जाते हो कि आपको कुछ याद नहीं रहता। वो जो खाली बैठकर शायद आपके दिमाग में एक मेंटली ब्लॉकेज होता है वो निकल जाता है, या समय इतना होता है कि आपको केवल घर जाके याद आता है, रास्ते में लौटते वक्त कि शायद इस टाइम किसी से बात कर रहे होते। तो ब्रेकअप से कैसे मूव ऑन करें अगर आपसे पूछूं मैं, क्योंकि आपने किया और सक्सेसफुली किया, या आपके आसपास भी एक्टर्स होंगे जो इस ट्रॉमा से गुजर रहे होंगे या गुजरते होंगे, तो आप उन्हें कैसे गाइड करते हो कि अब इससे निकल जाओ, आप करियर फोकस कर लो, कैसे? मतलब मैं ये नहीं बोलता हूँ कि इमीडिएटली आप बाहर आ जाओ उस बात से। मैं बोलता हूँ कि जी लो अपनी ज़िंदगी, ये भी एक इमोशन है और ये भी एक फीलिंग है और आपको एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है इस चीज़ का। पर कोई भी इमोशन को ड्रैग करने में प्रॉब्लम हो जाती है।
कि आप वो चला ही जा रहा है, सालों तक चले जा रहा है, देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। अगर आप हो आप, तो है ये इमोशन, ये लाइफ है, क्यों मेरे को इससे बाहर निकलना है? ये आजकल की जो ज़िंदगी है कि अगर कि हम मेरे घर में किसी की डेथ हो गई, निकल भाई बाहर, कोई बात नहीं, हैं? चल, चल बाहर निकल कुछ और कर। नहीं, आई वांट टू लिव दिस लाइफ। आई एम इन पेन, आई वांट टू एक्सपीरियंस दिस पेन। I have no problem. I accept this pain and love this and I'm into this pain. Accepting. Acceptance एक नई स्पेस खुलती है। मेरे को लगता है आई एक्सेप्ट फुल्ली, और मैंने किया है उसके साथ। और नए नई कुछ बातें आती हैं, नई चीजें निकल इवॉल्व होते हैं। आप एज ए ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व होते हैं। अगर आप उससे भाग जाएं तो वो मेरे लिए, मैं कहता हूँ जियो, पर ऐसा ना हो कि वो इतना लंबा ड्रैग हो जाए, तब आपको हेल्प चाहिए, किसी से हेल्प चाहिए। तो हमेशा सेकंड कोई इंसान हो सकता है जो हेल्प कर सकता है, वो इंसान ढूंढ लीजिए। कई बार वो थेरेपिस्ट होते हैं, कई बार वो अपने घर वाले होते हैं, दोस्त होते हैं जो हेल्प, रीच आउट फॉर दैट हेल्प एंड आस्क फॉर दैट हेल्प। प्रॉब्लम ये है कि आस्किंग हेल्प में लोगों को शर्म आती है कि मैं छोटा हो जाऊंगा, और फिर आप अपने विश्व सर्कल में फंसते हैं कि आप हैं तो छोटे ही, अभी भी परेशान तो हो ही रहे हैं, और आप आस्किंग हेल्प और मुसीबत पड़ गई तो आप घूम रहे हैं। और हमारी सोसाइटी वैसे भी कहती है लड़के कमजोर नहीं होते, लड़के रोते नहीं राइट, है। वो एक और कहानी चल रही है कि लड़के नहीं रो सकते, लड़कियां ही रो सकती हैं, ये हो सकता है, बकवास बात है। तो वो क्या कहते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि इमीडिएटली आस्क फॉर हेल्प। यू माइट बी वेरी गुड विद योरसेल्फ, आप ग्रेट ब्रेन सर्जन हो सकते हैं, पर आप अपने ऊपर सर्जरी नहीं कर सकते। आपको कोई और इंसान चाहिए सर्जरी। तो आई कांट सी माई सेल्फ इन द मिरर। अभी दूसरे इंसान, आप लोग मुझे मेरे चेहरे को देख रहे हैं, तो आप बताइए कि क्या, यू कैन हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी हाउ टू कम आउट ऑफ दिस, और a friend or some mentor or a therapist or will work। गाने वाने सुनते हैं आप? हाँ, बहुत कम, बहुत ही गुनगुनाते हैं? कम। नहीं, मैं मेजरली इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनता हूँ। नुसरत फतेह अली खां काफी सुनता हूँ, आबिदा परवीन, ऐसे सूफी सिंगर। पीछे मैंने सिंगिंग की क्लासेस भी शुरू करी थी, अपनी आवाज गाने के लिए, मेरे को गाने का शौक था, और सुबह 4 बजे उठता था, रोज 5 बजे तक क्लास करता था, पर वो पूरी तरीके से कर नहीं पाया बिकॉज ऑफ सो मच वर्क इज हैपनिंग। स्लीप साइकिल खराब हो रहा था, ये हो रही थी। डेफिनेटली वांट टू सिंग, दैट्स वन थिंग व्हिच आई रियली वांट टू डू इन माय लाइफ, मैं कभी गाना गा सकूं। नुसरत साहब का जिक्र आपने किया, बीते कुछ सालों में बहुत सारे गाने जो रिक्रिएट हुए और मैंने उनको कभी लाइव नहीं सुना। मेरे जहन में थॉट आता है कि उस टाइम पे उनके जो गाने थे या जो कंपोजिशन थे वो इतने रेलेवेंट हैं कि आज वो उतने ही अच्छे लग रहे हैं, और मुझे लगता है कि अब इनफैक्ट ज्यादा लोग यूट्यूब पर जाकर, जो हमारी जनरेशन है या अपकमिंग जनरेशन, जो हमसे जो पिछली वाली जनरेशन जो भी आ रही है, 16 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल, वो उनको सुन रही है यूट्यूब पे जाके, और मैं कमेंट पढ़ता हूँ पागल हैं लोग, जैसे क्या से क्या हो गए देखते देखते, या काली काली जुल्फें, ना राइट, छेड़ो हम, ये वो गाने जो हमें अलग लेवल पे ले जा रहे हैं। सो क्या आपको नुसरत साहब में लगता है कौन से दो चार गाने जो आप सुनना पसंद बड़ा करते हैं नुसरत साहब के? ये वाला काली काली जुल्फे, कौन सा गाना है? सादगी तो हमारी जरा देखी, एतबार आपके वादे पर कर लिया, वो कौन सा गाना है जो स्टेज पर वो गा रहे थे? सांसों की माला पे हाँ, सांसों की, हाँ, हाँ। वो मैं सुनता हूँ, मैं अपनी मम्मी को भी सुनाया, वो उनको बहुत मजा आता है, मैं काफी बार वो सुनता हूँ, और मैंने बहुत टाइम तक सुना है वो। अब मेरे रश के कमर में जो वाइब उस जमाने में थी वो आज भी इतनी फील आती I है। think because of he was really connected to what he was doing. He was exceptionally. He was, see, there are two type of people which I believe. There are some people who are talented, and some people need a lot of hard work to reach there. Like I feel that is what is between Sachin and द्रविड़, Dravid. नहीं, सहवाग भी सहवाग is भी also टैलेंटेड। talented. I would say uh, who's विराट कोहली। Virat can be. Virat is हाँ, more, विराट एंड रोहित यू कैन गिव एग्जांपल, yeah, रोहित इज नेचुरली टैलेंटेड, विराट ने बहुत बहुत एक्स्ट्रा हार्ड वर्क किया हार्ड है। वर्क किया, तो ही इज अ हार्ड वर्किंग पर्सन। लाइक मैं मेरे को अपने बारे में लगता है मैं टैलेंटेड इंसान नहीं था, मैं बहुत हार्ड वर्किंग। मैंने, मुझे याद नहीं है कि कभी मैंने छुट्टी करी हो अपने काम से, आज तक नहीं करी है, राइट। मैं बीमार होते हुए भी काम किया है, मेरे घर में कोई बीमार है तभी भी मैं काम किया है। तो आई एम ऑलवेज वर्क, क्योंकि मुझे पता है कि दैट ओनली सस्टेन, और मेरे को बहुत मजा आता है उसमें। कई लोग टैलेंटेड होते हैं पर वो बहुत ही कम होते हैं, मुझे मेरे ये मानना है। और आप, और कई लोगों को वो हार्ड वर्क करना पड़ता है,
तभी वो पहुंच सकते हैं। मेजरली लोगों को वो हार्ड वर्क करना पड़ता है, वो पैदा नहीं होते हैं वैसे। मोजार्ट सब पैदा नहीं होते एक परसेप्शन में एक सवाल मेरे ज़हन में, ये अक्सर मैं जब बॉलीवुड के इंटरव्यूज़ सुनता हूँ, मैं खाली बैठा रहता हूँ, तो जब मैं बड़े एक्टर्स को सुनता हूँ, तो एक मुझे लगता है कि एक परसेप्शन है जहाँ पर लोग ये मानते हैं कि अगर आप बहुत अच्छे दिखते हैं, तो आपकी एक्टिंग स्किल नोटिस कम होती है। और अगर आप एवरेज दिखते हैं या नॉर्मल इंसान दिखते हैं, सो आपकी एक्टिंग ज़्यादा नोटिस होती है। इनफैक्ट जितने अच्छे एक्टर्स का जब आप ज़िक्र करते हैं कि एक्टर अच्छा कौन है? तो एक तो हीरो एंड एक्टर का डिफरेंस कई लोग बताने लगते हैं कि हीरो अलग होता है, एक्टर अलग होता है। फिर ओम पुरी साहब आते हैं, नसीरुद्दीन शाह साहब आते हैं, इरफान खान साहब आते हैं, के मेनन आते हैं। आपका भी मैं उस कैटेगरी में ज़िक्र कर रहा हूँ और ऐसे मैं अच्छा बहुत नहीं दिखता। गुड एक्टर्स की मैं कैटेगरी बात कर हाँ, सो आप ये मानते हो कि अगर आप बहुत अच्छे दिखते हो, बहुत प्रिटी हो या बहुत हैंडसम हो, तो आपकी एक्टिंग स्किल पे थोड़ा ध्यान कम जाता है? और थोड़ा-सा अगर आप एवरेज हो, सो आपके कैरेक्टर पे ज़्यादा लोग फोकस करते हैं और ज़्यादा आपको सीरियसली एज़ अ एक्टर लेते हैं। ये जरूर हो सकता है कि आप अच्छे दिखते हैं तो आप उसी से अपने आप को बेचने की कोशिश करें, या उसी से अपने आप को ऑडियंस को दिखाएं। सिनेमा में लुक इज वेरी इंपॉर्टेंट। आंखें बहुत इंपॉर्टेंट है, लुक बहुत इंपॉर्टेंट है, कई चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो काम करती है सिनेमा के लिए। मैं सुंदर की बात नहीं कर रहा। सिनेमा में वो कुछ तो करता ही है। कई बार बहुत सुंदर दिखने वाले इंसान कैमरे पे बहुत खराब दिखते हैं। वो कैमरा उनको कैप्चर, बिकॉज इट्स अ पर्सनालिटी विच ऑल्सो शाइन्स आउट कि आपकी पर्सनालिटी क्या है। आप कितने रिलैक्स हैं सिनेमा के सामने, कैमरा के सामने कितने काम है, रिलैक्स हैं, वो बहुत बड़ा मैटर है। चाहे आप सुंदर दिखते हैं कन्वेंशनली, जो सुंदर सुंदर के भी बड़ी डेफिनेशन है। मेरे लिए इरफान खान बहुत सुंदर इंसान है, क्योंकि वो इतने वर्सेटाइल और इतनी इतनी बड़ी रेंज थी उनकी, तो वो मेरे लिए बहुत सुंदर कभी इंसान। किसी ने कहा आपसे कि आपकी आँखें इरफान खान जैसी हैं? हाँ, बहुत बार। तो तो वो सुंदरता मेरे लिए वो बहुत सुंदर मकबूल इंसान। देखी है आपने? हाँ, बहुत बार। मकबूल में एक सीन है जहाँ पर कोई ज़िक्र होता है और इरफान खान से हम पलट के देखते हैं हाँ, कि कुछ नाम लिया जाता है और वो पलट के देखते हैं पंकज जी को। वो सीन मुझे बड़ा जब इम्पैक्टफुल। वो पी रहे होते हैं और हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, पी रहे होते हैं और उस सीन में वो केवल आँखों से ऐसे घूम के हाँ, देखते ऐसे हैं हाँ, एंड आई एम लाइक कि आँखों से इन्होंने इतना कुछ कह दिया जो हाँ, शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ी। राइट, राइट। हाउ यू रिमेंबर इरफान खान साहब? ही वाज़ सो इवॉल्व्ड। मिले आप उनसे? 2 बार मिला हूँ। एक बार तो स्टूडियो में आए थे बैरिज़ॉन में एज़ अ गेस्ट लेक्चरर। मैं सामने बैठा था, सुन रहा था साथ में, और एक बार और। So he was he was a very evolved human being, actor. Uh, काफी बार मुझे लगता है कि वहां तक पहुंचने के लिए बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी, बहुत गंदगी छोड़नी पड़ेगी, बहुत सारे चिक चिक सोसाइटी की छोड़नी पड़ेगी और अपने आप में रहना पड़ेगा। और ये इस बात से भी खुश होना पड़ेगा कि मैं ऐसा हूँ और मैं अभी नहीं हूँ कॉन्फिडेंट, तो मैं नहीं हूँ confident। इतना ऑनेस्ट होना पड़ेगा उस लेवल की परफॉर्मेंस मैंने कहीं मुझे याद नहीं किसने कहा था लेकिन किसी ने कहा कि आप चाहें तो 100 हीरो पैदा कर सकते हैं, बट एक इरफान खान पैदा नहीं होगा। करने। वो बहुत मुझे लगा कि हाँ, इरफान खान कुछ तो अलग था। राइट, राइट। अच्छे लोगों को भगवान जल्दी बुला लेते हैं, शायद। मेरे को लगता है उनकी सर्च सही थी, उनके क्वेश्चन सही फॉर द क्राफ्ट। हमारे यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। नहीं तो आप बाहर की कंट्रीज में देखिए, ईरान फिल्म्स देखिए, ओह माय गॉड क्या एक्टिंग करते हैं वो। लगता है कि ये इंसान कैसे, और इनके पास इतना पैसा नहीं है, इतना कुछ नहीं है, बट क्या एक्टिंग करते हैं वो लोग ईरानी फिल्म में। अमेरिकन एक्टर क्या एक्टिंग करते हैं, कितने सारे हैं, एक नहीं कितने सारों के नाम मैं बोल सकता हूँ अभी खड़े पे। यहाँ पे हमारे को एक दो ही मिलते हैं वो। ऐसा क्यों? बिकॉज क्वेश्चन ही राइट नहीं है। इसी या बात उनको लेकर स्टोरीज उतनी उतनी मीडियो प्लान नहीं होती हैं। मीडियोक्रेसी में जी रहे हैं हम लोग, मेरे को तो ये लगता है हम मीडियोक्रेसी पे काम कर जैसे आपके साथ एक और कलाकार की तस्वीर पीछे बार-बार चल रही है, के मेनन साहब। उनकी तस्वीर कई बार आ रही है। रहे हैं। हाँ, कल शाम को ही हम ज़िक्र कर रहे थे एक मूवी का जिसमें वो ब्रिगेडियर बने थे। जी, शौर्य मूवी का नाम था जी, और उसमें उनका आखिर में एक सीन है, जहाँ पर कोर्ट मार्शल होने के लिए शायद बुलाया जाता है, कोर्ट रूम का सीन है और ये मेरे सहयोगी असद है। तो उसमें एक सीन है जहाँ पर वो मुसलमानों को लेकर अपना एक परसेप्शन रखते हैं और वो सीन बहुत वायरल होता है। और असद की वो बात बड़ी खूबसूरत लगी मुझे। ही सेड कि जो बातें वो कह रहे हैं कि बच्चे नहीं है, टाइम बॉम्ब है ये और वो सारी बातें, वो बीइंग अ फ्रॉम अ कम्युनिटी मुझे वो हेट्रेड पैदा करेगी। बट उस बंदे की एक्टिंग स्किल इतनी जबरदस्त है कि वो एक तरफ गूज़बम्प भी पैदा करती है
दूसरी तरफ गुस्सा भी पैदा करती है और आपकी नजरें नहीं हटती, और वो कोर्ट रूम सीन में उन्होंने एक्चुअली में दिल जीत लिया, और जो उनकी एक्टिंग की रेंज है। सो मुझे लगता है कि इतने कमाल के कलाकार हमारे पास हैं, शायद या तो फिल्में उनके हिसाब से प्लान नहीं होती, या उस तरह से उनको नाम नहीं मिलता, या जो पसंद करने वाले लोग हैं वो शायद एक अलग सेक्शन है। बट कमाल के कलाकार है। आपका एक्सपीरियंस रहा बम्बई मेरी जान में, वहां भी उन्होंने कमाल की एक्टिंग की है आपके साथ, आपने काफी परेशान किया उस फिल्म ने। या कैसा एक्सपीरियंस रहा, आपने क्या बहुत सीखा? बहुत बात करते हैं आपसे, बताते हैं कि तू ये कर सकता है और भी ये कर सकता है। थोड़ा सा समझाना चाहता है वो आदमी आपको कि ऐसे कर लो सीन, ऐसे कर लो। एंड फर्स्ट टाइम जब मैं उनसे मिला था, थोड़ा सा नर्वस था। मैं उनको जाके बोल दिया कि मैं सर आप थोड़ा नर्वस हूँ आपसे। कह रहे क्यों? तो मैंने कहा क्योंकि आपके साथ परफॉर्म करना है। तो कह रहे ओके यार, वी आर एक्टर्स, हम मिलके कर लेंगे कुछ। वो वाला जो सीन है, जो गाड़ी वाला सीन है, जो मुझे बहुत सही लगता है, जब मैं उनको बोलता हूँ कि दारा को लेकर आओ। वो वाले सीन में मुझे याद है कि हम जब रिहर्स कर रहे थे तो हम कुछ स्टाइल में फंस गए थे। तो हम कुछ अलग तरीके से बोलने लगे और मैं भी कुछ अलग तरीके से। तो कह रहे हैं हम स्टाइल में क्यों कर रहे हैं, हम रियल क्यों नहीं कर रहे इस बात को। Shit. तो आराम, फिर मैंने आराम से शुरू किया, फिर ऐसे बात करनी शुरू की जैसे अभी बात कर रहा हूँ। हाँ, लेट्स डू दिस। फिर वहां पे हम गए, इतना बढ़िया सीन आया, वो मुझे सबसे बढ़िया सीन लगता है गाड़ी में। Yes, he's a very good actor. I really admire him. The way he approaches his character, the way he is. वो वही बात है, उनका भी मेरे को ये लगता देखिए है कि तस्वीर आ गई, ये अरे हट गई, फिर दिखाऊंगा मैं आपको। बम्बई मेरी जान की तस्वीर थी। जी। तो उनकी भी खोज सही है, उनके भी क्वेश्चन है। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू थिंक, हाउ व्हाट इज योर क्वेश्चंस फॉर योर परफॉर्मेंस एंड फॉर योर लाइफ। आप किस तरीके से दुनिया को देखते हैं, वो दर्शाता है performance। नहीं, बट फिर मुझे याद लगता है कि एक्ट्रेस जैसे इरफान खान साहब नहीं है, बट वैसे कलाकार हैं, एक नए कलाकार और भी हैं, जयदीप अलावत। अलावा मुझे जाने जान में उनका जो कैरेक्टर है, स्पेशली जो लास्ट सीन अगर आपने देखा होगा, जब जेल के अंदर वाला सीन है, क्योंकि मैं अक्सर रात को बड़ी खामोशी से फिल्में देखता हूँ और फिर मैं बड़ा अच्छे से नोटिस भी करता हूँ। सो मुझे वो सीन बड़ा जान फूकने वाला लगा। इनफैक्ट पाताल लोक में भी उन्होंने बहुत कमाल की एक्टिंग की थी, और उनमें भी कुछ खासियत है, वो इरफान साहब वाला थोड़ा सा आवाज या भारीपन या जो भी आप कह लीजिए, वो एक एक्स फैक्टर है। कैसा एक्सपीरियंस उनके साथ रहा? क्योंकि मेरी बड़ी दिली तमन्ना है उनका भी इंटरव्यू करने की। मैंने उनके साथ काम तो जाने जा में डेड बॉडी की तरह किया था, वो मेरा बॉडी उठा रहे थे। तो उठाने में ठीक था, आदमी ठीक उठाया था। हेल्दी आदमी है, सही उठाई मेरी बॉडी। पर अदरवाइज हमने ऐसे एक मैंने स्टूडियो में बुलाकर ऐसे ही बात करी थी, जो बहुत वायरल हो गया था। उनके साथ मेरा वीडियो है, जिसमें मैं उनसे बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट बैठे हुए हैं। आई रियली फील दैट ही इज ऑल्सो वेरी ऑनेस्ट ह्यूमन बीइंग एंड ऑनेस्ट एक्टर। इस तरीके आप उनको वो इंटरव्यू देखिए, कितनी ऑनेस्टी से वो इंटरव्यू दिया जा रहा है और क्या ऑनेस्टी से बात करता है वो। और बहुत उसमें भी बहुत ताकत चाहिए कि वो अपने आप को एज एन एक्टर ऐसा लुक बनाना जो जाने जा में बनाया था। बाल नहीं है। हाँ। जब जब मैंने उनको पहली बार सेट पे देखा, जो वो वाला सीन है जब मैं कैफे के अंदर जा रहा होता हूँ और वो बाहर निकल रहे होते हैं, उस सीन में जैसे ही मैंने देखा कि जयदीप वहां से आ रहा है, मुझे अजीब सी फीलिंग आई। मैंने बोला यार अब इससे ऊपर कैसे जाएंगे। तो लुक में ही इंसान ने इतना बड़ा काम कर रखा है, चाल कर रखी है। मैंने कहा ये तो बहुत काम करके आया यार। तो मैंने सुजॉय को बोला, मैंने कहा सर ये तो कमाल लग रहा है। कह रहा मैं इसको खराब दिखाना चाहता हूँ, कमाल दिखा बोल रहा है। मैं कहा कमाल का मतलब कुछ और है। जयदीप से हमारी बात हुई, जयदीप कह रहा है ये हम एक्टर की बात है, कमाल मतलब वो कुछ और कह रहा है कि ये कमाल लग रहा है एज एन एक्टर, इससे ऊपर कैसे जाया जाएगा। बट दैट्स ट्रू, उनकी चाल थी, उनका जो बात करने का लहजा था, या जो उन्होंने उस कैरेक्टर में अपना वो खो दिया था, एक कंफ्यूज सा किरदार जो एक हाइपोथेटिकली सोचता रहता है। बहुत बहुत ही फैसिनेटेड था, मतलब मुझे लगा यार ये क्या था, ये कुछ बढ़िया। अच्छा देखा मैंने। मुझे थोड़ी शुरू में स्लो मूवी लग रही थी, बट जब मैं एक्टिंग में घुसता चला गया तो मुझे लगा यार ये कमाल था, मतलब इन्होंने जब इसको जिया होगा हाँ, तो बड़ा मजा आया होगा। मुझे ऐसा कैरेक्टर करने में बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा। आपका भी कैरेक्टर बढ़िया था उसमें, हाँ। थोड़ा सा साइको था, हाँ। बट अच्छा था। अच्छा, एक्टर बनना कितना टफ है? मतलब मान लीजिए इनमें से कोई बैठा हो, उसको लग रहा हो कि यार आज टीवी छोड़ देते हैं, हो गया खत्म, बहुत कर लिया, हाँ। एक्टर बनना, आपके यहाँ पहुंच गया, आपका एक स्कूल भी खोला आपने, राइट। एक्टिंग स्कूल,
अब इंडिपेंडेंट, पहले तो कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया चल बहुत ही बढ़िया चल रहा है स्कूल। अब अच्छा चलने के 2 रीज़न होते हैं। एक होता है अच्छा पैसा छप रहा है, एक होता है अच्छे लड़के निकल रहे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं लोग, लोग बाहर एप्रिशिएट कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स का काम। अ, अगर आप पैसे से बात करें तो बाकी जितने भी स्कूल्स हैं उनसे कम फीस है। हम जितने भी पैसे कमाते हैं उससे हमने आज तक कभी गाड़ियाँ नहीं खरीदी हैं, कुछ और नहीं किया है। हमने पूरा मेजर पैसा स्कूल पर डाला है टू क्रिएट स्टूडेंट। जो हमारी टीम है, और एजुकेशन वाइज बहुत ही कमाल है एजुकेशन मेरे को लगता है, क्योंकि मैं बहुत सारे डिफरेंट टीचर्स से पढ़ा हूँ, बैरी सर से भी, एरिक मॉरिस से, फिर मैं बाली गया था, वहाँ मैंने मास वर्क किया, मैंने रशियन टीचर से मैंने इमेजिनेशन का काम किया, तो बहुत सारी चीज़ों को मैंने और ये नहीं है क्योंकि ये मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि वो कंटेंट इतना बढ़िया है, मूव्स पीपल। सो सो मेरे को लगता है कि वो बहुत ही सही चीज़ है। और स्कूल बहुत अच्छा चल रहा है। स्टूडेंट्स, बाहर लोग बात करें कि आपके स्टूडेंट बहुत नेचुरल है और बहुत ही अच्छा ऑडिशन, ये कहाँ पर स्कूल ये आपका है? अंधेरी में। मुंबई। हाँ, और दक्षिण। कितने टाइम का कोर्स होता है? क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो शायद सोशल मीडिया पर हमें देख रहे हो, उन्हें पता नहीं वो एक्टर कैसे बने। तो अगर वो आपके स्कूल जाना चाहें, तो कितने टाइम का कोर्स होता है, क्या होता है? तो टोटल कोर्स हमारा 3 महीने का होता है, और पहले कई स्टूडेंट 1 महीने के लिए ज्वाइन करते हैं और वो 1 महीने की फीस देते हैं। अगर उसके आगे उनको नहीं करना है तो वो नहीं करते। तो अगर उसके आगे उनको करना है तो वो सेकंड मंथ भी करते हैं। सेकंड मंथ करने के बाद उनको 3.5 मंथ्स वो हमारे साथ काम करते हैं ऑडियंस के लिए। ये ऑडियंस बैठती है ऐसे इनवाइटेड ऑडियंस, और उसके सामने वो परफॉर्मेंस करते हैं जो भी उन्होंने सीखा है। तो वो 3.5 मंथ्स होता है। फिर उसके बाद एक और थर्ड लेवल होता है, जिसमें आप 1 महीना और काम करते हैं, जो एक्टिंग फॉर कैमरा और ऑडिशन कैसे देंगे। फिर उसके बाद 2 महीने काम होता है आपको एक्चुअली फील्ड में कैसे ऑडिशन देना है। जब भी आपको ऑडिशन मिलेगा तो आपके साथ कोई टीचर आपके साथ काम करेगा, कपड़ों से लेकर बैग में क्या होना चाहिए, कैसे ऑडिशन होगा, ऑडिशन को तैयार करके हमें बताओ, फिर जाके ऑडिशन देकर आओ। तो टोटल जो अगर करिकुलम कोई करना चाहे तो 9 महीने का हो जाता है, और अगर कोई शॉर्ट करिकुलम करना चाहे कि मेरे को 1 महीना करना है, तो वो 1 महीना करके भी कर सकता है, या 2 महीने का करना है उसके ओके, तो इसमें कोई वारंटी गारंटी भी? बाद नहीं। कोई फेक प्रोमिसेस नहीं है कि हम आपको कुछ बना देंगे। हम आपको सिर्फ एक्टिंग सिखाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग सिखाएंगे, आपसे कनेक्ट करना सिखाएंगे, आपको फ्री करेंगे अपने इमोशन से, अपने बिहेवियर से। आप फ्रीडम पाएंगे, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। ये हमारी गारंटी है। You will start seeing life in a different way. As an actor, you will start observing things a lot. बहुत मजा आने वाला है, ये मेरी गारंटी है। मजा तो भरपूर आने वाला है, जो आपको जिंदगी में नहीं आया, ये मेरी गारंटी है। और मैं आपको एक्टर बना दूंगा या फिर आपको काम मिलने लगेगा, वो मैं नहीं। ओके। आपकी जो स्टूडेंट्स आए उनमें से अभी कोई आपको लगता हो जिसने बड़ी अच्छी ग्रोथ की, जिसको देख के लगा हो यार ये इसमें मतलब शुरुआत में लगा फर्स्ट इंप्रेशन, यार ये एक्टर वाली बात नहीं है, बट आपको सरप्राइज कर दिया उसने? बहुत सारे लोग ऐसे सरप्राइज करते हैं। जैसे कौन? कोई बड़ा शुरू नाम? शुरू शुरू में जब मैं एक्टिंग करवाता था, तब मैं इमीडिएटली जज कर लेता था, इसने ऐसे कपड़े पहने हैं, ये ऐसे बात करता है, ये ऐसा इंसान होगा। थोड़े दिनों बाद समझ आ गया कि ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। थप्पड़ पड़ता था ऊपर से कहीं से कि तुम बेवकूफ हो, तुमको दिख भी नहीं रहा है इंसान क्या है। वो कई बार ह्यूमन बीइंग इतना सबमिसिव या इतना क्वाइट होता है, और सडनली शाइन्स आउट करता है। उसकी परफॉर्मेंस में वो कुछ अलग होता है, क्योंकि उसको परफॉर्मेंस करने में इतना मजा आता है। पर वो ऐसे पर्सनैलिटी आप कहोगे कुछ भी नहीं, आप देखना भी नहीं चाहोगे, आप कहोगे अरे। और जब वो परफॉर्मेंस करता है तो वो ओन करने लगता है, आपको लगता है कि बाकी सारे जो गुड लुकिंग बड़े बड़े लोग हैं वो गायब हो गए इसके सामने। सो इट शिफ्ट्स इन योर human behavior is so unpredictable, and that unpredictability is where the creativity is. अनसर्टेनिटी में क्रिएटिविटी है, सर्टेन होने में क्रिएटिविटी नहीं है। तो मैं अनसर्टेन रहना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट भी आ रहे हैं उनके लिए भी, उनको देखना चाहता हूँ और अनसर्टेन रहना चाहता हूँ कि ये कैसे क्या क्रिएट करेगा, ये क्या डिस्कवर करेगा, इन्वेंट नहीं डिस्कवर करेगा। एंड दैट डिस्कवरी विल मेक वाह, वाह, ये दिखाया तूने अपनी पर्सनालिटी का, आई मूव्ड, दैट रियली moves me when student really expresses themselves, because that comes from my childhood. I couldn't express myself, and I started expressing myself itself. And when that happens, oof,
सो ट्रू। आई मीन आपकी बात सुन के मुझे, हम टीवी वाले लोग हैं, बहुत सारे एंकर्स भी ऐसे हैं जो बहुत शांत रहते हैं और आपको लगता है यार इनमें वो दम नहीं है, और सडनली वो क्राउड का शो करते हैं या कहीं डिबेट शो करते हैं और उनकी एक नेक्स्ट लेवल पर्सनैलिटी आती है। क्रिकेटर्स में बात कर लूं मैं, बहुत सारे क्रिकेटर हैं शांत रहते हैं, बहुत ही चुपचाप रहते हैं, सडनली फील्ड पर आएंगे वो इतने एग्रेसिव हो जाएंगे कि आपको लगेगा यार ये कैसे इसकी पर्सनैलिटी का पार्ट था। सिंगर्स में देखा है मैंने, आप रियलिटी शोज देखते हैं, इंडियन आइडल या ये सब चीजें, एक बच्चा है जिसकी आवाज बड़ी दुबली पतली सी है, बहुत ही एवरेज, आप उसको जज कर रहे हो यार इसमें दम नहीं है, और उसने गाना शुरू किया, लाइक ये कैसे पॉसिबल। तो आप बिल्कुल सी बात है, या जज नेवर जज अ बुक बाय या इट्स कवर। 5 एक्टर जिनको देख के आपको लगता है यार ये सीखने लायक है यार, ये लोग यार इनको देख के मैं ठहर जाता हूँ, मतलब टीवी पर आए तो रुक गया मैं, एक जिसको हम पॉज कर देते ना कि हम कुछ मूव भी कर, रील रील भी आ गई तो रुक गए, देखा फिर आगे बढ़े। इरफान, मनोज वाजपेयी, नवाज, अगर इंडियन में बोलूँ तो 5 से ज़्यादा बोल सकता हूँ। हाँ हाँ। आलिया भट्ट, एक टाइम पे कंगना को देख के भी बहुत होता था। बाहर तो बहुत सारे हैं, मेरिल स्ट्रीप है, डैनियल डे लुइस को तो हमेशा देख के पगला जाता था। हाँ, और भी क्रिएटिव लोगों को पॉलिटिकल टेक लेना चाहिए, हाँ, क्योंकि जैसे कंगना का आपने जिक्र किया, अभी मुझे सडनली याद आया कि कई बार ऐसा आरोप भी लगता है कि बहुत सारे लोग बचने लगते हैं, जैसे अनुराग कश्यप जी हैं। लास्ट क्वेश्चन नहीं हो रहा, लास्ट क्वेश्चन। ये पॉलिटिकल था इसलिए बचना तो नहीं चाहते? या मेरे को मैं मेरा इसमें मैं किसी का पॉइंट ऑफ व्यू पे कभी भी वो नहीं करता हूँ कि बट इट शुड नॉट हार्म, इफ इट्स नॉट हार्मिंग अदर्स देन इट। बॉलीवुड में लोग बचते तो नहीं है फिर, अगर पॉलिटिकल टेक आप बहुत ले लेते हो तो लोग काम करने से नहीं बचना चाहते हैं यार। कई बार थॉट प्रोसेस बहुत अलग हुआ था, आप बहुत अच्छे एक्टर हो, मैंने कई लोगों को देखा है, जैसे जिशान अयूब को मैंने कंगना के साथ काम कर देखा, वो बहुत अच्छे लग रहे साथ, बहुत अच्छी फिल्में की, स्वरा भास्कर ने की, बट जब पॉलिटिकल टेक दोनों ने इतने अलग अलग ले लिए, फिर मैंने देखा कि अब काम को लेके भी एक हिचक सी दिखने लगी, अब आगे उतने रोल्स नहीं दोनों के साथ में मिले, जबकि एक जमाने में अच्छे लग रहे थे, कई फिल्मों में साथ में नजर आए, और बाद में उनके स्टेटमेंट भी है, उनके इंटरव्यूज में देखता हूँ तो वहां पर भी वो दिखने लगा कि वो अब सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि पर्सनल भी आपकी वो पर्सनैलिटी में आ गया है, कि उसका टेक अलग है, उसको लेके थॉट प्रोसेस हो तो गया। मैं ये पॉइंट ऑफ व्यू, इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने देखा नहीं, मैंने उनको सेट नहीं किया, पर ये इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू कि हाउ मच पॉलिटिक्स यू गो इन दैट एरिया। जैसे अनुराग कश्यप, अनुराग कश्यप एज अ फिल्म मेकर सबको पसंद है, आई डोंट थिंक कोई ऐसा होगा जिसे अनुराग कश्यप नहीं पसंद हो, बट अनुराग कश्यप जब पॉलिटिकल टेक लेते हैं, बहुत ज्यादा लेते हैं वो, और कई एक वर्ग आता है जो उनको नापसंद कहीं लगता है, उसका असर उनकी फिल्मों पर भी कई बार यूपी में हुआ, बहुत सारी परेशानी भी हुई। सो मेरा पता नहीं कि मुझे थॉट आता है कि जब आप क्रिएटिव फील्ड में हो तो, जब तक आप बहुत एक्टिव हो, अगर आप थोड़ा सा बचते हैं, सो कंपैरिजन में आपका ऑडियंस वास्ट होता है, बिकॉज आई थिंक अभी कंट्री में हमारे यहाँ लोग पॉलिटिकली बहुत एक्टिव हैं, और कई बार वो जो पॉलिटिकल एक्टिव होते हो उसका असर आपके बाकी फील्ड पर, चाहे आप क्रिकेटर हो, एक्टर हो, डांसर हो, या कोई भी हो, सिंगर हो, लोग जज करने लगते हैं। पॉसिबिलिटी है इस बात की, पर मैं इस बात पे मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। आई विल डेफिनेटली वांट टू थिंक अबाउट इट कि ये बात अनुराग सर की जब बात आप कर रहे हैं तो मेरे को लगता है कि वो इंसान है ऐसा जो अपनी बात कहेगा, वो तो बहुत ही पावर, उसमें बहुत स्ट्रेंथ है उस बात की, एज अ पर्सनैलिटी वो ऐसा इंसान है कि वो कुछ उसको नहीं गलत लगेगा तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू कहेगा, अगर आपको पसंद नहीं है तो वो आपकी मर्जी है, पर वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस मीडियम से कहेगा या उस मीडियम से कहेगा, वो कहना जरूर जाएगा। तो या I'm not disagreeing to you, but I'm not agreeing to, I'm just thinking about it। मैं इस बात में हूँ कि मेरे को ये सोचना चाहिए कि ये बात क्या कहाँ तक नहीं, क्योंकि उनकी फिल्मों की मैंने लास्ट में कई सारे फिल्मों की कास्टिंग भी देखी, सो क्योंकि मैं पॉलिटिकली एक्टिव हूं, मैं एक जर्नलिस्ट हूं, तो मैं हर इंसान के ट्वीट्स फॉलो करता हूं, तो जो एक सोच के लोग हैं, मैंने देखा बीते कुछ सालों में खासतौर पर, वो उनके साथ काफी ज्यादा नजर है, तापसी पन्नू है, वो उनके साथ काफी नजर आई कई फिल्मों में, या और कई सारे ऐसे लोग थे जो एक विचारधारा के थे, उनमें कुछ आपके स्टूडेंट्स भी हैं, कृतिका कामरा जैसे हैं, वो वहां पर नजर आई, हम वेब सीरीज में नजर आई। तो मैंने फिर ये देखा कि कई बार थोड़ा सा आप इंटेंशनली अनइंटेंशनली, लेकिन फिर वो आपका जो एक ग्रुप होता है वो धीरे 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 वैसा एक बनता था, हो सकता है शायद 100% ना हो, लेकिन एक इन्फ्लुएंस उसमें मुझे ऐसा लगा कि शायद हाँ ऐसा हाँ, है। वो तो हमेशा ही हम अपने जैसे माइंडसेट के लोगों को अपना ग्रुप बनाते हैं और अपनी टीम बनाते हैं और उनके साथ काम करते रहते हैं, तो वो तो कोई भी होगा, आपने भी अपने जैसे माइंडसेट लोगों को अपनी टीम बना रखा नहीं, अभी हमने सिर्फ वो देखा, आपको काम आता आ जाओ, होगा। वेरी अभी तक तो हमारे ख्याल से यही रहा कि हमने बुलाया दैट्स कि वेरी गुड। अगर आप
इस जॉब के लिए, इस रोल के लिए आप परफेक्ट हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। Oh, और that's अगर नहीं भी है तो अगर आप मेहनत करना चाहते हैं तो हम उसको बेहतर कर सकते हैं। अभी तक थॉट प्रोसेस है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम वो फिर उसी तरीके से छानते हैं लोगों को कि जो हमारे माइंडसेट में या हमारे वैल्यूज और मॉरल्स में सेट होता है। आई एम नॉट सेइंग कि दूसरों के वैल्यूज गलत है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे वैल्यूज, मेरी टीम के वैल्यूज, मेरी कंपनी के वैल्यूज ये हैं। तो क्या आप इसमें बैठ रहे हैं? अगर नहीं बैठ रहे हैं तो हम ऐसे ही लोगों को, मेरे को लगता है, सिलेक्ट करते हैं। और जब आप कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसी टीम बना रखी है या ऐसे लोग उनके आसपास हैं क्योंकि उनका हो माइंड सकता है शायद मैं उन्हें ओवर जज कर रहा हूँ, बट मैंने जब वो ट्वीट्स देखे या मैं जब उनके इंटरव्यू सुनता हूँ, क्योंकि मैं सबको सुनता हूँ, मेरा ये मानना है कि आप दोनों तरफ को सुनते हो तो ज्यादा आपका थोड़ा दिमाग खुलता है, जज करना थोड़ा इजी रहता है। सो दैट्स, मुझे ये लगा कि जैसे कंगना का मैंने देखा, कंगना भी अब लिमिटेड होती आ रही है। एज एन एक्टर मुझे लग रहा है कि उनका पॉलिटिकल स्टेटमेंट की वजह से शायद लोग कन्नी भी कट रहे हो, या उनके वो नहीं है जो क्वीन मैंने देखा, या बाकी तनु वेट्स मनु देखा मैंने। सो जैसा आपने कहा ना, एक जमाने में कंगना पसंद थी मुझे क्योंकि वो रेंज दिख रही थी। अब फिल्मों में रेंज नहीं दिख रही है। अब आई मी माई सेल्फ मुझे ज्यादा नजर आता है कि एक ही किरदार को हाईलाइट करना, बाकी कैरेक्टर्स कम हो गए। सो मुझे लगता है कि आप क्रिएटिविटी के टाइम में शायद पॉलिटिकल एम्बिशंस अगर थोड़ा 19 कर लें हम, सो क्रिएटिविटी बनी रहती है और ज्यादा आपकी मास ऑडियंस में अपील रहती है, बॉयकॉट कम होते हैं। पॉसिबिलिटी है इस बात की, पर मैं अभी तक इस आइडिया से डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि कोई इंसान एक्टर भी हो, क्रिएटिव भी हो और वो पॉलिटिकल बात भी कर सके या पॉलिटिक्स। मुझे मुझे मैं इस बात को डिनाई नहीं कर सकता पूरी तरीके से, पर हाँ ये पॉसिबिलिटी है जो आप कह रहे हैं। और मैं ये बिल्कुल, मैं ह्यूमन बिहेवियर को इस तरीके से नहीं कह सकता कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये ऐसा ही हो सकता है या ऐसा ही हो सकता है। मैं कह रहा हूँ कि पॉसिबिलिटी वो भी है कि एक इंसान एक काबिल, बहुत ही कमाल एक्टर भी हो और वो दूसरी चीजें भी कर कोई ऐसा आपको दिखता है इंडिया में? सकता। नसीरुद्दीन शाह साहब काफी एक्टिव है, बट काफी क्रिटिसिज्म उनका होता है बहुत ज्यादा। और वो परफॉर्मेंस अभी भी अच्छी करते हैं, फिल्में अच्छी करते हैं। बट फिल्में भी तो कम हो गई ना सर, काफी कम फिल्में हो गई। कैसे कहाँ कम हो गई? अभी उन्होंने ताजमहल किया था, मेरे ख्याल हाँ, से। ताज। ताज किया था। वो इतना इतना बढ़िया परफॉर्मेंस था उसमें। तो वो कर रहे हैं काम, अभी थिएटर करते हैं अभी भी। उनका जो प्यार है वो करते हैं और वो बहुत ही स्ट्रांगली अपनी बात को रखते हैं किसी भी पे। ठीक है सर, आपका शुक्रिया। ये फाइनली लास्ट क्वेश्चन है, शुक्रिया करते हुए। विजय सर, नहीं ये मेरे को अभी थॉट आपको देख के पता नहीं चला। आपने नॉर्मल एक्टिंग की बात करते, मेरे दिमाग में एक कैरेक्टर रह गया, विजय सेतुपति। साउथ का कैरेक्टर, टूटी फूटी हिंदी बोलता है, बट सुनने में बड़ा मजा आ रहा था मुझे। मैंने फर्जी देखी, मेरे दिमाग में रह गया। साउथ बॉलीवुड का बड़ा कंपेरिजन होता। साउथ में भी कुछ चल रहा है आपका? क्योंकि डायरेक्टर तो आपने काम कर लिया। एक कन्नड़ा फिल्म चल रही है और उसका लास्ट सीक्वेंस है। रीजनल सिनेमा क्यों बढ़ गया, कैसे बढ़ गया, इतना ज्यादा वास्ट बढ़ गया? अभी तो एवरीबॉडी वांट्स ओटीटी, वर्क। हाँ ओटीटी की वजह से। ओटीटी हैज गिवन दैट फ्रीडम टू एवरी सिनेमा और इट्स वेरी गुड कि कितने सारे लोगों को काम मिल रहा है, कितने सारे नए नए लोग आ रहे हैं, नए नए एक्टर्स आ रहे हैं। और मुझे बस ये डर है कि खिचड़ी ना बने। मुझे लग रहा है कि ये टीवी ना बने आगे बट आई बिलीव रिमोट की वजह से हम स्विच कर जाते हैं। वो इसलिए स्विच कर रहे हैं क्योंकि इतना सारा आ गया और इतना खराब भी आने लगा कि आप चलते जाए, आप ढूंढ रहे हैं कि वो अच्छा क्या है। राइट, तो चॉइस तो हो गई है पर वो इतने लोग जल्दी 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 बना दी, टाइम नहीं ले रहे हैं, नॉट मेकिंग गुड। जैसे अभी वेब सीरीज की बात करें तो बहुत कम वेब सीरीज जो इतने सालों में अच्छी। तो दैट्स माय पॉइंट कि बस मेरा मेरा ये हमेशा से क्वेश्चन रहा है कि इट्स गुड दैट लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग वर्क, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम उस मशीन में फंस जाएं और खिचड़ी बनाएं। इंस्टाग्राम फॉलोअर नजर रखते हैं? हाँ, इंस्टाग्राम फॉलोअर नजर रखते हैं आप? कितने बढ़े आज, पिछले हफ्ते कितने बढ़े थे? मेरे कितने बड़े? नजर रखते हैं आप? हाँ बिल्कुल रखता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ इस बार हम साथ में अच्छा करें है, इंस्टाग्राम। कैसे 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 इस वीडियो पे भरोसा मत। शुक्रिया सर आपका, आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू सो मच। और काफी लंबी कॉन्वर्सेशन रही, आई होप दर्शक भी उतना ही एंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी है।